बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यकीनन आज की सुबह वैसी नहीं है जैसी कल थी, क्योंकि आज ऑफिस जाना है। आज आप अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो जाना है। आज अगर आपने कोई काम करना है तो करना है। सब खुल गया है। जो मैं सिर्फ इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हाँ उनके लिए है। तो आप लोग आ जाएं जनाब मैदान में और काम करने के लिए आ जाएं। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। हलीमा जुल्फिकार, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। वेरी वार्म वेलकम इन द शो। आज मैं सोच रही थी कि अक्सर जो लोग हमें जैसी स्क्रीन ऑन होती है देखते होंगे ना, वो सोचते होंगे कि क्या इनकी बातें होती हैं जिसपे दोनों जो है हमेशा जब आते हैं हंस रहे होते हैं। अगर म्यूट कर दिया जाए तो कहेंगे क्या बातें हो रही हैं, क्या बात है। नहीं, वैसे भी जब हम आते हैं तो हम दोनों, मैं तो हंस रही होती हूँ, लेकिन मैं बहुत फनी हूँ ना। मेरा मैं यही बताने लगी थी कि हुमायूं का जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर वो काफी अच्छा है, और कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात वो कर रहे होते हैं जिसपे जब मैं स्क्रीन पे आती हूँ तो मैं हंस रही होती हूँ। मैं बता देता हूँ, अच्छा, ये मेरे पास पॉकेट स्क्वायर नहीं था तो मैंने टिश्यू डाला है। मैंने कहा यार थोड़ा सा, मैंने कहा यार गरीबों का देखो, गरीबों के हालात। हुमायूं, मैं मंसूर कहने लगी थी कि हुमायूं की गुर्बत की इतनी इंतहा होगी कि मुझे कह रहा था कि बस अब तो इंतहा होगी, क्योंकि पॉकेट स्क्वायर की जगह जो है वो हलीमा महंगाई बहुत हो गई है यार। देखो मैं बताता हूँ बड़े मजे की बात। हलीमा जब 1980 की बात कर रहा हूँ, आज मेरी बड़ी मजे की बात हुई तो मैंने आज 1980 में थे आप? मैं नहीं था ना, किसी ने बताई यार बात मुझे। अच्छा 1980 में कहते हैं कि जी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 60 पैसे। कितने, मुझे क्या पता, मैं 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं यार, ये सबको पता है। दक्यानुसी दौर में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, सबको पता था। सबको पता है, सबको पता है सिवाय तुम्हारे। हालांकि तुम उसी दौर की हो, ठीक है। 1 रुपए 100 पैसे होते हैं। और कहते हैं कि जब 8 आने रुपए होते थे और 8 आने लेके लोग जाते थे और उसमें वो चाय भी पी लेते थे, सालन भी खा लेते थे। और हलीमा रेस्टोरेंट में जाते थे तो अगर किसी ने आधी रोटी खानी है तो पता आप आधी रोटी मंगवाते होते थे कि भाई मुझे आधी रोटी, पैसे भी वो मुझे पता आधी रोटी के लेते थे। हुमायूं 8 आने में ना इतना काम नहीं हो सकता जितना आप कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कोई आप अपने ना पर नाना के जमाने की माजिद भाई, आप तो सवा रोटी में भी होंगे जब सवा रोटी मिलती होगी, इतनी सी टोटा सा मिलती होंगे। माजिद भाई होंगे, आपको भी दिखाएंगे माजिद भाई, वो सवा रोटी वाले टाइम पे भी होंगे। अच्छा वैसे मजे की बात ये है कि मैं कल एक बड़ी खूबसूरत जगह पे गया। मैं तुम्हें बड़े मजे का सबसे ज्यादा जो है ना आपको खुशखबरी देते हैं इस बात की कि 19 रुपए जो है पेट्रोल महंगा हो गया माशाल्लाह से। और कल हम जब जितने भी लोग सेट पे मौजूद थे उनमें से सिर्फ मैं खुश थी, क्योंकि मैंने एक ही दिन पहले पेट्रोल फुल कराया था। खुश होने की तो वैसे बात आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलता है? जी मेरी गाड़ी में पेट्रोल। आ रही हूँ इसकी तरफ, इस तरफ नहीं आएंगे, इस तरफ मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं कल में बताता हूँ। बाकी सारे नहीं, मैं बताऊंगी। बाकी सारे जो लोग थे वो काफी अफसरदा थे। वही देखें, मेरे पास जो गाड़ी है ना, जितनी इंसान की इस्तिताअत होती है ना उसको उसके मुताबिक गाड़ी। मैं बताती हूँ जब हम गाड़ी खरीद रहे थे मेरे लिए तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे। उन गाड़ियों के लिए जो थोड़ी पुरानी है लेकिन बड़ी गाड़ियां हैं, क्योंकि मैं जब शादी से पहले अपने घर में थी तो बड़ी गाड़ी चलाया करती थी। तो मैंने उस पे ये कहा कि जी उसका जो पेट्रोल है वो मेरे अब्बा हजूर भरते थे और इस गाड़ी का जो पेट्रोल है वो मैंने खुद भरना है। हाँ। तो इसलिए मुझे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो गाड़ी लेनी चाहिए। तो मैंने एक छोटी गाड़ी, एक अच्छी बहुत जबरदस्त 660 सीसी गाड़ी ले ली। गाड़ी तेज चलाने से पेट्रोल कम खर्च होता है। एक सेकंड लेट मी फिनिश। अब कल हुमायूं ने, मैंने ऐसी ही बात की बिरयानी खाने की कि बिरयानी जो है वो खाने का दिल कर रहा है, तो हुमायूं ने मुझे कहा कि एक बहुत ज़बरदस्त जगह की बिरयानी है, मैं आपको खिलाता हूँ और आप अपने घर भी पैक करा के लेके जाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा। बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, निजी रेस्टोरेंट की थी इसलिए हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी थी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं जो है वो आगे थे और मैं पीछे थी, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट का नहीं पता था। आप बहुत पीछे थी और मैं बहुत आगे था। ने दिन के 12 बजे हैजर्ड्स चलाए हुए थे जैसे बारात के तौर पे हम कहीं जा रहे हो। फिर मैंने हुमायूं से कॉल करके पूछा, अब देखो मुझे ये भी पता है कि उनको हैजर्ड्स कहते हैं। तो जी मैंने कहा हुमायूं हमने हैजर्ड्स क्यों चलाए हुए? तो उन्होंने कहा आपकी गाड़ी जो है ना वो एक तो इतनी छोटी है कि मुझे नजर नहीं आ रही, और अगर किसी गाड़ी के पीछे चली जाए तो बिल्कुल ही नजर नहीं आती, तो इसलिए मैंने चलाई हुई। आप फिक्र यार आप बिलीव करें कि गाड़ी, आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, आप बहुत आहिस्ता, यार ये इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाती है कि मैं खड़ा हो जाता और पीछे से ना ऐसी लंगड़ाती गाड़ी आ रही है और मेरे को, और फिर मैंने पता भी क्या कि चौक में मैंने गाड़ी ऐसे लोग हैं ना इस वक्त स्टूडियो में सब नहीं में सर हिला रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं मैंने चौक में गाड़ी इस तरह खड़ी की, मैंने कहा बहन तू गुजर जा, तुझे 1.5 घंटे में गुजरना है इस चौक से भी, तो कोई गाड़ी ना मार जाए। अच्छा बड़े मजे की बात बताता हूँ, आज मैं कल जा रहा था तो जो शेड्स होते हैं आपने देखे होंगे गाड़ी में जो आप लगाते हैं ताकि पर्दे वो जो होते हैं, तो मैंने i8 के पास एक बंदा देखा और उसने मुझे शेड्स दिखाना शुरू किया। मैंने से कहा यार मेरे सिटी की लेकर आ जाओ,
ये बताने का मकसद है कि बस सिटी है, सिटी है, ये आपने बता दी। चलो पर खैर अब हो गया तो हो गया, अब क्या हो सकता है। एक बात मैंने देखी, मुझे दिल जरा दुखा और मैं चाह रहा था कि वो आज मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि हम लोग उसको बेहतर करें। वो लेकर आया तो करोला के लिए आया, मैंने कहा भाई, मैंने कहा सिटी के लेकर आए। ये बात करते हुए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। कहता भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। और वो ना मतलब इसका मतलब उसके पास होंगे। हलीमा, मैंने उसकी शक्ल पे वो देखो आप क्योंकि आप इस उम्र में आ गए कि हम सेंस कर लेते हैं। हाँ। वो बेबसी देखी, कहता है भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। कहता ओहो, और उसे लगा कि ये कस्टमर चला जाएगा और मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा यार एक सेकंड, मैंने गाड़ी बंद की, मैंने कहा वो उसका ट्रेला था, मैंने कहा आज चले देखते हैं कौन कौन सी चीजें। फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा सी से देख करोला बनता है। वो कहता है, मैंने कहा एबीसी आती है? कहता है नहीं। कहता है मैं साल का था, मेरे अब्बू फौत हो गए तो फिर घर की जिम्मेदारी हो गई। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने सारा देखा सिटी की उसमें नहीं थी, सारी गाड़ियों की थी। जिसने उसे बेची भी ना तो उसने क्या किया, उसने एक गाड़ी की कोई से 15-20 दे दी, कोई उसे पढ़ना नहीं आता था। तो उसके साथ काफी सारी उसे बहुत दे दी, उसने कैश किया, उसको पढ़ना नहीं आता। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम कर, यूट्यूब पे फोनिक्स जो है, फोनिक्स मैं आपको भी बताऊं बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने कहा फोनिक्स से सीख, तुझे पढ़ना आ जाएगा अंग्रेजी। कहता है भाई अब सीख सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं सीख सकते, आप किसी उम्र भी सीख सकते हैं। अब मैंने उसकी लगन देखी हलीमा कि उससे ना कान ऐसे बंद करके, कोई शोर था गाड़ियों का तो वो वीडियो देखना शुरू हो गया कि आवाज आए। तो मैंने कहा हेडफोन्स लगा ले। कहता भाई हेडफोन्स नहीं है। मैं इसे बताने के लिए बता रहा हूँ, अल्लाह ताला जानता है। मैंने अपने लैपटॉप से हेडफोन्स निकाले, मैंने हेडफोन्स। कहते नहीं भाई, मैंने कहा तू सुन आराम से, मैं कल आऊंगा तेरे पास, पूछूंगा तूने कितना याद किया है और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी हेल्प कर दूं पढ़ाने में। उनका दिल करता है सीखने का, दिल करता है जानने का, लेकिन मजबूर होते हैं, हालात के हाथों मजबूर होते हैं। अगर आप किसी, वो कहते हैं ना कि जब ग़ज़वा बदर हुई थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन काफिरों को बना लिया था कैदी, उनको ये कहा था कि आपने कम से कम 10 मुसलमानों को अगर आप तालीम देंगे, पढ़ाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो इससे हमें एहसास होता है कि पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है कि अगर वो आपके पास चीज़ नहीं है तो आप कितनी मुश्किल में हैं। और आजकल ये जो लोग हैं, हर चीज़ जो है ना वो पढ़ाई से एफिलिएटेड है। वो बच्चा जो है जो ABCD नहीं पढ़ सकता, उसके काम में हर्ज हो रहा है क्योंकि वो उसको हेल्प नहीं मिल रही। और अगर बेसिक तालीम भी अगर मिल जाए ना, कि पढ़ना लिखना, तो मैंने इरादा किया कि मैंने अभी दोस्त को फ़ोन किया, हाजरा, यू ऑल नो, हमारे शो पे भी आई थी, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। मैंने उनसे कहा हाजरा कि अगर हम आपकी प्लेस को यूटिलाइज कर ले और हम लोगों को सिर्फ फोनिक्स सिखा दे, पढ़ना सिखा दे। आपको बताने का मकसद, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको स्ट्रेस है, ये मैंने देखा है, आप किसी की मदद करके देखें, आपकी चीज़ें अल्लाह ताला ऐसे आसान करेगा। लेकिन इसलिए ना कीजिएगा मदद कि आपकी चीज़ें आसान करना चाहते हैं, इसलिए कीजिए क्योंकि इससे आपको खुशी और इत्मीनान मिलेगा और इससे बड़ा मिलता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें जब 1400 साल पहले बताई गई तो मतलब समझ में नहीं, बचपन में जब बताई जाती थी मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन अब उसका मतलब समझ में आने लग गया है। ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आ गए हैं, अब इतने स्टेबल हो गए मेंटली कि अब समझ आने लग गई चीज़ें। मौला अली का जिस तरह से कॉल है कि आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो सदक़े से करें। तो क्यों करें सदक़े से? इसलिए कि जब आप किसी को कुछ देंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसके हाथ में कुछ रखेंगे तो वो ऐसा फील करेगा कि वो जो आपकी अंदर भी खुशी आएगी ना, उससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। अगर आप जागे तो एक बात बताऊं, मैं इधर आपको जॉल्ट करूं, आप सबने बताना है, जो यहाँ पे मौजूद है वो भी और जो स्क्रीन के उस पार है उन्होंने भी, मुझे बताना है क्या हलीमा और मेरे कपड़ों का कलर एक है? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, हलीमा को लग रहा था ये ग्रे लगेगा, ये ग्रे नहीं है, ये आइस ब्लू है, मेरा ग्रे है। बताती हूँ कि अक्सर मैं और हुमायूं जो है वो आपस में मैचिंग करके आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो स्क्रीन पे कलर कुछ थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो मैंने जब ये आइस ब्लू कलर लिया तो फिर मुझे हुआ कि यार हुमायूं इसके साथ क्या पहनेंगे, तो मैंने हुमायूं को कहा कि आप ग्रे पहन लें, क्योंकि मुझे काफ़ी इसके इम्कानात थे कि शायद ये कलर भी जो है वो ग्रे नजर आना ये कम्युनिकेट करती ना कि मुझे लगता है ग्रे, तो मैं तो मानते ही ना आपकी बात। तो लेडीज जेंटलमैन, आपने कॉल करनी है, नंबर पट्टी पे चलेगा, आपने बताना है क्या मेरे और हलीमा के कपड़ों का रंग आप लोगों को सेम लग रहा है। अगर थोड़ा 19-20 का फर्क है चलो फिर भी चल जाएगा, बहुत फर्क है तो इससे पूछे इसने क्यों किया। ले ब्रेक के बाद वापस कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा। और सब गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक।
बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहेंगे हमारे खूबसूरत से सेट पे और खूबसूरत से शो पे, और खूबसूरत से दो होस्ट हैं वो मौजूद हैं। हुमायूं मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं वो कौन सी आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर दी। अच्छा हुमायूं, एक बात मैंने दो होस्ट कहा तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा होगा खूबसूरत से दो होस्ट। हुमायूं से मैंने एक बात करनी थी आप लोगों को गवाह बना के कि एक तो हुमायूं बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं, दूसरा ये कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने खुद आपको देखा है वॉइस नोट सुनते हुए। आपने फोन नहीं उठाया जब मैंने फोन किया है, वो गाड़ी आप चला रही थी बेटे जी। मेरे से तो अगली गाड़ी अच्छा फोन कोई बंदा कर रहा हो और वो आपके अगली गाड़ी में वो मुस्तकिल कर रहा हो तो फिर आपको उठाना पड़ जाता है ना कि भाई क्या बात है। चलाने पे पहले किसने कॉल की थी आपने? यार मेरा ख्याल है ये बहस बहुत लंबी है। अच्छा खैर, तो हुमायूं आप जो है ना वॉइस नोट मत सुना करें गाड़ी चलाते हुए, और व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है वो उससे गुरेज क्या करें ताकि दूसरों की ज़िंदगी जो है वो ठीक रहे, सेफ रहे। और सेफ्टी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमेशा हम अपने एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के और ड्राइंग रूम सिटीज़ के लोग तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़े फार फ्लांग एरियाज़ में देखें या थोड़े छोटे एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे जो है मसला होना शुरू हो गया है एनवायरनमेंट के हवाले से, स्मोक के हवाले से। जैसे ही हम देखते हैं कि सर्दियाँ आती हैं तो लाहौर में बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो जाता है। तो एनवायरनमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि ये कितनी बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है किसी भी इंसान की। ये दोनों टॉपिक साथ साथ लेके चलने का मकसद ये है कि जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं वो इन दोनों टॉपिक्स की एक्सपर्ट हैं और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, कि अगर किसी इंसान को आप ये सिखा दें, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, ये एक पावर जो है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप कंप्यूटर साइंसेस ले लें, वहाँ पे बच्चों को आप डिग्री दे देते हैं, आप थ्योरेटिकल सारा सिखा देते हैं, बिल्कुल मार खा जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। यही आके जब भी जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो यही कंप्लेन करते हैं कि इन बच्चों को अपनी बात सेल करनी नहीं आती। हमने क्लाइंट को बेचना है प्रोडक्ट, उनको नहीं आता बेचना बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू इट। हमारी जिसका आइडिया होता है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन जब वो बोल ही नहीं सकते कि मेरा आइडिया क्या है, मैंने इसको क्यों बनाया है, मैंने इसको किस लिए बनाया है, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो जो हमारी गेस्ट हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब की प्रेसिडेंट हैं और एनवायरनमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किए। दोनों हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नौरीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी अच्छी सुबह हो जाती है आपकी भी? हम सबसे पहले लोगों से पूछते हैं आप मॉर्निंग पर्सन हैं कि नहीं है? सुबह सुबह उठते हैं? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपनी डायरी में टू डू लिस्ट बना रही होती हूँ तो मुझे होता है कि सबसे पहले उठा जाए सो दैट आई हैव मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट माय टू डू लिस्ट। आप कितने बजे उठती हैं? अराउंड 6 AM। सेम टाइम। और कितने बजे सोती हैं? उसमें ये कि सोते सोते एटलीस्ट 10-11 हो जाते हैं। मतलब एक अच्छी स्लीप। हम इसलिए पूछते हैं सोने जागने का टाइम ताकि लोग ये ना समझे कि जी 2 बजे सो के भी 6 बजे उठा जा सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर आप अपनी बॉडी को टॉर्चर ही करेंगे। इलाका टू इलाका एज वेल। अगर आप इस्लामाबाद के देखें तो हमारा मैक्सिमम 11 बजे ना हमारी वफात सी टाइप होने शुरू हो जाती है। आप कराची में हो 2-3 बजे भी उनकी आंखें ऐसे बटन की तरह बाहर खुली होती हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, कौन सा। लेकिन वो सुबह नहीं उठते ना, फिर उनकी नाइट लाइफ है ना, फेमस फॉर देयर नाइट लाइफ। और उनके इवन रेस्टोरेंट्स, उनके जो शॉप्स हैं दे ओपन अप अराउंड 12 PM। उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा नौरीन, सबसे पहले तो जो सवाल हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले हमारे ऑडियंस से पूछा था, हमारे कपड़े कुछ मैच हो रहे हैं, कुछ हो गया है यार नौरीन बता दें। नहीं ना, कलर नहीं मैच हो रहा ना, बताएं आप लोग कॉल करके यार इसको। इट्स अ मिक्स, लिटिल बिट मैचिंग हो रही है। डिप्लोमेटिकली करेक्ट। उन्होंने मेरा साथ देते हुए डिप्लोमेटिकली करेक्ट जवाब दे दिया। अच्छा नौरीन, कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करें, आजकल का जो दौर चल रहा है ये एक बहुत बड़ी पावर है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि वो लोग जिन्हें और कुछ भी करना नहीं आता लेकिन कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन है उनकी, तो वो बहुत आगे चले जाते हैं, प्रेजेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये स्किल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैं तो हर चीज़ की मिसाल जो है कोशिश करती हूँ हमारे मज़हब से दूँ। इस्लाम में की भी अगर हम बात करें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इंसान अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मफ़हूम बता रही हूँ हदीस का, वो गूंगा है। उसे समझा जाए कि वो बात ही नहीं कर सकता, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इसके हवाले से ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के जो दौर है उसमें कितनी नीड बन चुकी है? जैसा कि कुरान पाक में जैसे आपने मेंशन किया कि सूरह रहमान में लिखा हुआ है अल्लामाहुल बयान, और तुम्हें बोलना सिखाया, एंड इट्स अ पावर। एंड अकॉर्डिंग टू साइमन सिनेक दीज आर ह्यूमन सर्वाइवर स्किल्स।
हम जब पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं नॉर्मली हम समझते हैं कि जब हम स्टेज के ऊपर बात करते हैं दैट इज़ ओनली पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर देते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने एम्प्लॉयर से, तो आई थिंक दैट कैन सेव योर लाइफ, दैट कैन हेल्प यू इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि अक्सर कुछ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, उनके उसमें मार्क्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं बट दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़। सेम इज़ द केस इन ऑफिस लाइफ। हमारे बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर ओवरशैडोड रहते हैं बिकॉज दे फील अ लिटिल बिट शाय एंड दे फील के हम अपने आइडियाज सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अ लिटिल बिट पुअर होती हैं। सो दीज स्किल्स आर कंसिडर्ड टू बी द ह्यूमन सर्वाइवल स्किल्स एंड वी रियली नीड टू वर्क अपॉन these skills. नौरीन, आपने बड़ी अच्छी बात की इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। मेरा सिर्फ सवाल यही था, बोलना शायद इतना मुश्किल नहीं है किसी चीज़ को करवाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शायद आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आप सिखा देते हैं, लेकिन कंटेंट फुल बोलना आजकल इस साउथ एशिया में बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे पॉलिटिकल बहस होगी तो 10 बंदे होंगे तो 10 के 10 बहस करेंगे, हालांकि उनके पीछे कोई कंटेंट नहीं होगा, कोई रिसर्च नहीं होगी, कोई जामे बात नहीं हो रही, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बहस हो रही होगी। ये कितना ज़रूरी है अगर इस मुल्क में इस नौजवान को हम ये सिखा दें कि जो बोले वो ऐसा बोले कि दूसरे बंदे को उसका फ़ायदा भी हो और वो कंटेंटफुल हो। ये कितना ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग में? कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज़ द कंटेंट। हमें ये बात समझनी चाहिए, हम कोई भी बात करें, अगर मैं और आप किसी टॉपिक पे बात करें तो और इस कंपोनेंट के 3 पार्ट्स होते हैं कि आपकी ओपनिंग, जिसमें आपने अब एक तमहीद बांधी कि हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, इन द बॉडी वी आर ऑलरेडी हैविंग डिस्कशन, और कंक्लूड एक बात को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेज पे जाते हैं, आपने एक टॉपिक छेड़ा, लेकिन अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, कंक्लूड नहीं किया, तो योर ऑडियंस विल नॉट रिमेंबर, दे विल फॉरगेट, और एट द एंड वो उनको यही बात याद रहेगी कि लास्ट में उनके लिए टेक अवे मैसेज क्या था, उन्होंने आपको बहुत अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, दे आर लिसनिंग यू, दे आर वॉचिंग यू, एंड दैट इज़ द वे दे कनेक्ट योर आइडिया। और कहीं पे भी आज से 10 साल बाद भी वो बात करेंगे कि हुमायूं और हलीमा ने हमें एक बात बताई थी, एंड दे विल कोट देयर। That's the way how you connect, and that's how you have meaningful conversation with your siblings, with your friends. यानी उसका इख्तिताम इस तरह किया जाए कि उस बात का कोई आखिर में मतलब हो, उसको कंक्लूड करें, ताकि वो जो मैसेज आप छोड़कर जा रहे हैं। मैंने अक्सर जिक्र किया सानिया सईद साहिबा का, जब मैंने रेडियो पर उनका इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा मैडम आप क्यों नहीं करती हैं अब, वो आप एक माँ का शो करा करती थी और वो इतना खूबसूरत था कि मैं टिकटिकी बांध के वो शो देखा करता था। वो कहती है क्योंकि अब वो कंटेंट नहीं रहा, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे सीट से उठकर जाऊं तो मैंने भी कुछ सीखा हो और मैं कुछ सिखा के भी जा रही हूँ, सबकी लर्निंग हो। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है नौरीन, कि हम जहाँ पर मैं भी बैठा हूँ, अब यकीनन अब दौड़ टीआरपी की है, दौड़ है कि कौन वाइब्रेंट है, कौन पर्सनैलिटी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग चीखों पुकार करके जाते हैं, धड़ंगे से जाते हैं, लेकिन जो कहकर जाते हैं उसका कोई आउटकम नहीं होता, कोई उसका रीज़न नहीं होता। नौरीन, अच्छा, जो यूनिवर्सिटी लाइफ में बच्चे हैं उन लोगों को कैसे कम्युनिकेशन सिखाई जाए, क्योंकि वैसे तो वो अच्छे होंगे पढ़ाई में, बहुत अच्छे मार्क्स भी ले रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि आपने प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, आपको वो काम करना आना चाहिए। अब जब स्टेज पे जैसे जाते हैं, या जो रोस्ट्रम बना होता है, टांगे कांप रही हैं, बोला जा नहीं रहा है, इंग्लिश के वर्ड टूटे फूटे आ रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रही इंग्लिश तो आप उर्दू का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों में शायद इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम उर्दू का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। वही हुमायूं वाली बात की एक इनसिक्योरिटी है कि हम जब इंग्लिश बोलेंगे तो ज़्यादा हमारी बात में वजन नजर आएगा, और वो फिर टूटी फूटी और फिर सारे हुमायूं पता है मुँह पे हाथ रख रख के हंस रहे होते हैं कि ये क्या, मतलब वैसे तो वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार क्या कर रहे हो तुम वहाँ जाके, तो वो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती। तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे ये कम्युनिकेशन का स्किल सिखाया जाए कि आपने कैसे अपनी बात बतानी है? अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम लोग थे तब उस टाइम पे सब ज़्यादा डिबेटिंग सोसाइटीज़ थी, लेकिन अब ये है कि मैंने नोट किया कि जो आपके ये बैचलर कोर्सेज़ हैं इनमें कुछ कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ आई थिंक अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें वेयर दे कैन प्रैक्टिस देयर कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज यही स्किल है जो आपकी जब ये प्रोफेशनल लाइफ में जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो दैट रियली हेल्प देम। और ये जो आपने बात की इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वी नीड टू बी आवर ओन सेल्फ, हमें किसी को कॉपी नहीं करना। हम एक्चुअली किसी को कॉपी करते हैं तो जैसे आपने कहा हम फॉरेन अपने इंग्लिश मीडियम में आ गए, मतलब हमने कहा कि जो मेरे से पिछला स्पीकर था ही यूज द इंग्लिश मीडियम, सो आई शुड आल्सो कॉपी दैट वन। नो, हम अगर उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आई थिंक हम अपनी
मुल्क में बैठे हुए हैं और हम अपनी कौमी ज़ुबान को भी इसी तरह ही हम उसको फ़रोग दे सकते हैं अगर हम अपनी मॉर्निंग शोज़ में या अपनी कन्वर्सेशन में उर्दू का जो है इस्तेमाल लाइक नॉर्मलाइज करें, ताकि जब तक हम उसको खुद ऑन नहीं करेंगे तो फिर आई थिंक बाहर कोई और उसको ऑन नहीं करेगा। अंदाज़े बयां की बात करते हैं नौरीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बात कन्वे किस तरह कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग रोज़मर्रा में भी अगर आप देख रहे होते हैं, रोज़मर्रा में भी हम अपने बाप से बात कर रहे हैं, एक डिफरेंट अंदाज है, वो वॉइस टोन डिफरेंट है, वो कंटेंट डिफरेंट है। जो अल्फाज अपने दोस्त के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने वालिद के साथ नहीं कर सकते। कम से कम हमारे कल्चर में तो ये है। क्योंकि अगर आप फॉरेन चले जाए, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या, और ये रहना भी चाहिए। आप एक बड़े आदमी से, आपसे बड़ी उम्र में क्या किस तरह मुखातिब हो रहे हैं, अगर आपके साथ किसी बड़ी उम्र के साथ दोस्ती है तो आप कैसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अंदाज़े बयां बहुत मुख्तलिफ, उस्ताद के साथ कैसे बात करनी है। आप ये देख रही हैं कि इस मुल्क में, साउथ एशिया में, इस कॉन्टिनेंट में वो बात ख़त्म होती जा रही है। वो लबो लहजा जो आपको इस्तेमाल करना है, किसके साथ किस तरह बात करनी है, बच्चों से किस तरह शफकत से पेश आना है, तो हमारे दीन में था, हम तो सब भूल गए। तो वो अंदाज़े बयां पब्लिक स्पीकिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये भी कोई कंपोनेंट है? जी, अनफॉर्चुनेटली अब हम समझते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग वही है जिसमें हम अपनी आवाज़ को लाइक उसका वॉल्यूम कर सकें, वॉल्यूम को हाई करके हम बोलते हैं दैट इज़ ओनली पब्लिक स्पीकिंग। इट्स नॉट पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप किसी बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, यू नीड टू हैव सम वोकल वेरिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन का हम इस्तेमाल करें ताकि हम अपना मैसेज को अच्छे से कन्वे करें। और जैसे आपने कहा हुमायूं कि जब हम अपने एल्डर से बात करते हैं तो हमारा जो है हम अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इवन अपने टीचर्स के साथ आवाज़ धीमी हो जाती है रिस्पेक्ट में। ये हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम देखते हैं अपने गिरदोनवा में जो अब जेनजी जिनको हम कहते हैं, वी नोटिस कि उनके स्टाइल ऑफ टॉकिंग में अभी डिफरेंस, वो आई थिंक उनको लगता है कि हम किसी से भी बात करें हमारी ऑडियंस से। कुछ आइडिया है? आपने तो रिसर्च की होगी, आप एक इस्लामाबाद टोस्टर मास्टर क्लब के साथ हैं, आई एम टेकिंग राइट नहीं, तो आप उसके साथ मौजूद हैं। तो आपने ये रिसर्च तो की होगी कि ये गैप आ क्यों रहा है, ये बदल क्यों रही है ज़िंदगी? क्या सोशल मीडिया ने ये सब कुछ ख़राब किया? क्या सारी जिम्मेदारी उसी की थी? ऐसा है कि हम अपना आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम वी स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। हमारे पहले मुझे याद है कि एक शाम में हम लोगों की एक फैमिली एक्टिविटी होती थी कि हम डिनर साथ करते हैं, उसमें पेरेंट्स के साथ आपकी डिस्कशन होती है, हम अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारना हमने छोड़ दिया। हमारी मैक्सिमम प्रायोरिटी हमारा फुल टाइम सुबह से लेकर रात तक हमारी जो आई थिंक जो लास्ट गैजेट हम यूज़ करते हैं वो अपना फ़ोन, सोशल मीडिया ऐप, जब तक हम अपनी नोटिफिकेशंस ना देखें, हमें कहते हैं ना वी डोंट हैव सुकून नहीं मिलता लोगों को। और हमने वो जो कहते हैं ना एल्डरली गैदरिंग्स, उनमें हमने जाना छोड़ दिया, हम वो अवॉइड करते हैं। एंड वी थिंक दैट सोशल मीडिया इज ओनली आवर टीचर। लेट्स डू अ रिसर्च, आई वांट टू डू इट। मैं चाह रहा हूँ कि हम तीनों देखें और सच से बताना सबने, मैं सोच के बताना। मैं सोशल मीडिया हम लोग कितना यूज़ करते हैं, मोबाइल मेरा अगर देखें, अगर बिजी डे है तो आई थिंक 3-4 घंटे तो आराम से, 3-4 घंटे आराम से। योर्स? मैं 3-4 घंटे अगर बिजी डे नहीं है तो, और अगर बिजी डे है तो घंटा भी। कल मैंने अपना फ़ोन सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल किया है। और आप नौरी? सेम है, जो नॉर्मल डेज है उसमें लाइक 2 to 3 आवर्स इज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे लगता है ये वो तरीका है कि मुझे सबके मोबाइल्स लेकर वो पेरेंटल मोड पे जाकर चेक करें कि किसने कितना किया। कर सकते हैं चेक, क्योंकि मैं कल हुमायूं को पता आधा दिन तो हम लोग तकरीबन साथ में ही थे, और उसके बाद जब घर जाने के बाद भी जाहिर है आपके घर की भी कुछ ऐसी प्रायोरिटीज होती है। हाँ, हुमायूं ने बल्कि रात को आपने मुझे कॉल भी की थी, मैंने आपको कितनी लेट रिप्लाई किया, उस वक्त मैंने अपना फोन चेक किया था, उससे पहले मैंने अपना फोन चेक नहीं किया। बट ये खाली सोशल मीडिया को मुझे लगता है कि जो आप देख भी रहे हलीमा, टेलीविजन पे जिस तरह मेरे ड्रामे में बड़ी खूबसूरत बात सोफिया जी ने एक डायलॉग था, उर्फी भाई ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, वो था कि जो ड्रामों में बेचने वाला मंजन होता है वो कुछ और होता है और असल हकीकत कुछ और होती है। हम ये नहीं समझ पाते। जो बाप बेटे से बात करे क्योंकि वो असल में नहीं है, दैट्स अ कैरेक्टर दे आर इन, और हम कहते ओ ये इस तरह बात की जा सकती है। आज जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है एक एक बंदा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका होगा कि यार आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही है कि मेरा बेटा मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करता है, माँ कहती है मेरी बेटी मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करती है, सास कहती है मेरी बहू मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करती है। तो वो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और उसकी बहुत बड़ी वजह हम जो देखते हैं, ऑफ कोर्स हम वही उसी का पार्ट होते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं ना बेसिकली हम उस सोसाइटी को जो हमारी स्क्रीन्स पे आ रही है। ट्रू। और इसमें एक बात वो आती है ना कि जब वो जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उन्होंने अपना वे ऑफ टॉकिंग देखा, जैसे वो बच्चे से बात कर रहे हैं, रोल मॉडलिंग लाइक, या अपनी वो जो सास कर रही है, कंप्लेन कर रही थी, उससे अपनी जो बहू है उसके साथ उसने अपना बिहेवियर देखा, हाउ शी इज़ कम्युनिकेटिंग विद हर।
वी नो दैट कि अगर हम जैसा हम बिहेव करते हैं तो वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पर्सन। लेकिन नौरीन, कुछ सालों पहले तक अगर हम देखते थे ना तो फिर भी कुछ सिखाया जाता था लड़कियों को भी। मैं सासों की बिल्कुल भी साइड नहीं लूँगी इस मसले में। बहुत डिफ़िकल्ट ख़वातीन जो हैं वो हमारे माशरे में हैं और बहुएँ जो हैं वो बहुत स्ट्रगल करती हैं उनके साथ। लेकिन कुछ ऐसा पहले तक सिखाया जाता था कि बेटे कोई बात नहीं, बड़ी हैं तुम सुन लो, अपने माँ बाप की तो बंदा सुन लेता है ना। ये कौन सा घर है? यही मैं कह रही हूँ, आजकल नहीं सिखाया जाता। आजकल अगर बेटी आके बताती है कि जी मैंने तो तुमने जवाब नहीं दिया, तो तुमने जवाब नहीं दिया, तुम भी कह देती, मतलब तुम क्यों उनकी बात बता, मतलब अब सिनेरियोस चेंज हो गए हैं, प्रायोरिटीज पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, नैरेटिव जो है हमारे डिफरेंट के, मतलब हम सब चाहते हैं कि हम फॉरन रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें। कोई भी कन्वर्सेशन है, वी नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्स, नॉट हम अक्सर ये करते हैं रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट वाला जो है ना उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत बहुत खूबसूरत बात की है। मैं अनुष्का शर्मा का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कहती है कि आई हैव लर्न, कहते हैं आपने क्या सीखा ज़िंदगी में ना, तो उनके साथ विराट भी बैठे हुए थे, तो वो कहती हैं कि एक चीज़ मैंने बड़े मजे की सीखी कि मैंने रिएक्ट करने से मैंने रिस्पॉन्ड करना सीखा है, क्योंकि रिएक्ट हम हमेशा एंगर में करते हैं। अगर मैं नौरीन आपसे यही पूछूं कि अगर कोई इंसान, आज मैं और हुमायूं ही ये अहद करें कि आइंदा हमने किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है, तो किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि हम अपने बड़ों का या अपने बॉस का या इमीडिएट बॉस का तो चलो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हर किसी का नहीं करते बर्दाश्त। हम कहते हैं नहीं ये तो हमारे साथ इक्विवेलेंट है तो हम इसकी बात पे फ़ौरन रिएक्ट करेंगे। अगर हम यही सोचें कि हमने आइंदा रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है, तो कैसे सीखा जा सकता है? अच्छा, फर्स्ट एकदम तो गुस्सा आता है, लेकिन यू नीड टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि इसका रैशनल आंसर क्या हो सकता है, इसमें कोई वजह होगी, मे बी द अदर पर्सन माइट हैविंग सम डिफिकल्टी, कोई चैलेंज फेस कर रहा होगा, उसके प्लेट शू में जाके सोचें और इन द फिर उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स करें और उसको देखें कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपके रिलेशनशिप भी उसके साथ बेटर होंगे और अल्टीमेटली यू विल फील अ पॉजिटिव डिफरेंस इन योर होल लाइफ, और वो आपके हर स्फेयर में दैट विल बी हेल्प यू कि नेक्स्ट कोई भी, अगर आपका मे बी अगर आप कहते हैं ना कि आपके बेटे के आप कह लें कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई कि तुमने क्यों नहीं लिया, आप यू कैन सिंपली से कि बेटा कहाँ किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, हाउ कैन आई हेल्प यू, how I can contribute in gaining in good marks in that subject. अगर वो 11वीं दफा फेल हो रहा है फिर तो चपेट मेरे ख्याल में बनती है। नहीं, फिर भी नहीं बनती। फिर भी नहीं बनती। फिर पूछे बेटा क्या बात पड़ गई? आपने कहा, ये आपकी बात को मैं नहीं कह रही हूँ, आपने कहा था कि ज़ुहैर सल्लम ने कहा था कि बच्चों से शफ़क़त से पेश आएं, मतलब चपेट फिर भी नहीं मानी 11 की दफा। नॉट एट ऑल। अच्छा, थोड़ा सा जेनज़ी के हवाले से बात करते हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम वो है जो बात नहीं कर पा रहे या जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और एक जेनज़ी वो है जो फजूल की कम्युनिकेशन में मसरूफ़ है। पूरी फैमिली बैठी हुई है, सब लोग बड़े से बड़ा नाना दादा फिगर टाइप लोग बैठे हुए हैं, और एक जो बच्चा है वो पटर पटर बोल रहा है, फजूल की बातें कर रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं है कि अगर मेरे नाना या दादा कोई बात करेंगे तो वो इतने विजडम की होगी कि उससे हम सीख लेंगे। मुझे याद है कि मेरी नानी जो है वो बहुत, जब उनका एंड वाला टाइम था, वो किस्से बहुत रिपीट करती थी, और मैं और मेरी बहन वो किस्सा हमेशा उसी तरह से सुनते थे ताकि इनको इस बात का एहसास ना हो, और हमेशा हमें लगता था कि इन्होंने कुछ मतलब अच्छी तरह से कुछ बताया तो इसके अंदर से हम कुछ सीख लेंगे। आजकल बच्चों में वो चीज़ नहीं है, वो बस बोलना जानते हैं। तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा डेंजरस है कि जो इंसान सिर्फ बोलना जानता है, जो कुछ भी कंज्यूम कर ही नहीं रहा, और जो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं सब जानता हूँ और मुझे सब आता है, मैं हर किसी के साथ बात कर सकता हूँ, हर किसी के साथ बदतमीजी कर सकता हूँ, वो फिर आगे कहाँ? हलीमा, मैं अगर आप इजाज़त हो तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ। बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका, इतना प्यारा सवाल है कि शायद इसके अराउंड सब कुछ घूमता है। नौरीन, यही सवाल मेरा भी यही सवाल था कि लिसनिंग पावर कितनी ज़रूरी है फॉर स्पीकिंग। हम लिसनर्स नहीं हैं। आपने मेरे ना कहते हैं मुंह से मेरा कहते हैं इट्स माय, यू हैव स्नैच्ड माय वर्ड्स। इसमें रोल आता है एक्टिव लिसनिंग का। हम समझते हैं कि सिर्फ हम बोल लेते हैं दैट इज इनफ। इट्स एक्टिव लिसनिंग इज पार्ट ऑफ आल्सो कम्युनिकेशन। जब हम 6 अल्फाज सुनते हैं, समटाइम्स आप मीटिंग में बैठे हुए हैं एंड अगर आपने वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने और आपसे एकदम क्वेश्चन होता है, इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव सो हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड। कहते जब आप कहते हैं ना वो बड़ों से, नानी दादी से हम जो स्टोरी सुनते थे, वो आज जो है अगर आपने वो सुनी हुई तो यू कैन रिलेट, और कहीं पे आप वो रिलेट करते हैं,
और इसमें एक स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट हाउ यू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। और जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना, किसी का भी आपने कोई पॉइंट सुना हुआ है और देन यू कनेक्टेड विद योर स्टोरी, दैट एक्चुअली कनेक्ट्स मोर विद द ऑडियंस। और वो कहता है कि अच्छा ये नौरीन अपनी स्टोरीज बता रही है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। मैं कहती हूँ मेरी नानों ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड एंड दे मोर जेल्ड इनटू योर स्टोरी एंड फर्क बता दें लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग का। अच्छा लिसनिंग, हाँ मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ। जी जी हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे आप मेरी बात पे, और मैं आपसे प्रोसेस नहीं कर रहे और उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो भी जैसे आपने कहा ना कि हम गौर से सुनते थे अपनी नानी दादी को, उसमें आपका जेस्चर शो होता है कि मैं इस बंदे की बात को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। उसको आप एक तरह से अगर किसी की बात सुन रहे हैं तो आपके जैसे ये लगें कि यार ये बंदा मतलब ऑथेंटिसिटी से बात कर रहा है, उसको आपका एक पॉजिटिव रिस्पांस भी चाहिए। अगर मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, आप बात कर रही हूँ, मैं फ़ोन सुन रही हूँ, तो इट मीन्स जस्ट आई एम लिसनिंग, आई एम नॉट गिविंग अटेंशन टू द कंटेंट यू आर शेयरिंग विद। हलीमा, जहाँ पे भी आप देखो, जहाँ पर आपको एक्टिव लिसनिंग के नीचे वहाँ पे हम लिसनिंग कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, फोन पे हम लगे होते हैं, हाँ जी अब्बू सुन रहा हूँ, जी अब्बू सुन रहा हूँ, साथ स्क्रॉलिंग हो रही होती है, साथ स्क्रॉलिंग, शी इज वेरी राइट। और फिर टीचर से बात कर रहे हैं, साथ दोस्त से बात कर रहे हैं, साथ में अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, साथ में पता नहीं ख्याल में कायनात में गए हुए, हम कायनात का सोच रहे हैं, कायनात आई क्यों नहीं, आज क्यों नहीं आई, क्यों है लेट कायनात ने आज काले कपड़े क्यों पहने। मैं कायनात मतलब यूनिवर्स वाली समझ, वो भी नहीं, वही वाली कायनात, आप वो वाली कायनात की बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं मजे की बात बताऊं, ये वो कायनात क्यों नहीं आई, कायनात कहाँ थी, कितनी लेट हो गई, कायनात से मैसेज में पूछा जा रहा है कायनात किधर हो, क्यों नहीं आई, कितनी देर में आओगी। तो ये इस वजह से हम लोग को जो टीचर बात कर रहा होता है, ये बात आपको बड़ी फिलोसफिकल लग रही होगी, लेकिन अगर आप हमें बताएं, क्या आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे? क्या आपको ये मसाइल फेस होते हैं? कॉल करके बताएं, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मेरे घर में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला काफ़ी जा बजा मौके पे मौजूद है कि हम लोग सुन रहे होते हैं, मुझे लगता है हमारी एक्टिव लिसनिंग नहीं है। मेरी नानी जब भी बात करती हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, बड़े उससे सुनते हैं, क्योंकि एक बात कही थी अभी नौरीन ने, आप लोगों ने सुनी हो, ये रेसिप्रोकल है। आप भी अगर बच्चे की बात नहीं सुन रहे, वो भी नहीं सुनेगा। इट गोज बोथ वेज। आप रोल मॉडलिंग नहीं कर रहे क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुन रहे, आप उसके सामने नहीं, क्योंकि वो आपसे बात करने के लिए, हाँ बेटा बहुत अच्छा, बेटा एक सेकंड मैं जरा ये कर लूं, इट कम्स बैक टू यू। आप मुझे बताएं, क्या आप ये फेस करते हैं? कॉल का नंबर जो है वो नीचे पट्टी पे चल रहा है, मुझे बताएं क्या ये खाली क्योंकि मुझे लगता है जो इस्लामाबाद की मॉम्स है ना, वो बड़ी अप टू डेट है, मतलब वो अब बच्चों का ख्याल रखती हैं। मेरा ये जहन है, अगर आप थोड़ा सा ये लाहौर साइड पे जाएं, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कराची वाली साइड पे जाएं, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ जाता है एज इन कि वहाँ पे वर्किंग वुमेन है। कराची में मैंने देखा ज़्यादा, लाहौर में थोड़ी कम है, इस्लामाबाद में भी वर्किंग वुमेन है, लेकिन देयर इज लेस नाउ। सो मुझे पता नहीं, आप शायद ये स्टैट सही तरह बता सकती हैं, क्या ये है कि जो वालिदाएं हैं, उनका बड़ा बेसिक रोल है। हमारा कल्चर इस तरह का है कि उन्होंने इनकलकेट करना है बच्चों में ये चीज़ें, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, एक्टिव लिसनिंग हो गई, बात सुननी है, दूसरे को बात करने देनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपने बात की कि इट्स रेसिप्रोकल। जब बच्चा आता है स्कूल से, कहता है कि मामा आज मैंने ये किया, वो अपने पूरी डे की कहानी सुना रहा है और मामा इज़ बिजी इन हर फोन एंड डूइंग हर डेली चोर्स, तो फिर बच्चा डेफिनेटली जब वो कल को मामा बात करेंगी तो बच्चा वोंट रिस्पॉन्ड। और ये जो चीज़ें हम इनकलकेट करते हैं छोटे लेवल पे कर सकते हैं। जैसे हम गैदरिंग में बैठे हैं बच्चों के साथ, आप किसी टॉपिक पे बच्चे से बात कहो कि यार आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, अगर हम बच्चों में छोटी एज में इनकलकेट कर दें किसी भी उसका फेवरेट टॉपिक पे कि बेटा आप इस टॉपिक पे बात करो फॉर 2 मिनट्स, इससे कि उनमें झिझक खत्म होगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, इफ दे कैन स्पीक। इवन घर में भी वो 4 बंदों के सामने अगर बात कर सकते हो, डेफिनेटली दे कैन फेस लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। ये कॉन्फिडेंस हमने बच्चों को घर से देना है, दैन दे विल बी एबल आगे उनकी स्कूल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, दैट विल गिव देम कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर होम। अच्छा, अब दूसरी बात ये, चीनी बहुत महंगी है। मेरी अपनी टीम से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए चाय में इतनी चीनी ना डालें, बहुत महंगी चीनी हो गई है। ये बात मैंने ऑफ द रिकॉर्ड कहनी थी। तो ये खुदा का खौफ करें, प्लीज चीनी थोड़ी कम डाला करें। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। हमारे साथ जो है वो कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग याया भाई। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग प्यारे भाई, और आपकी पहले गेस्ट को भी सलाम हो। और हुमायूं, मैं पहले तो ये बात कहना चाहूँगा, तुम्हारी बात जो मैंने सुनी, अप्रिशिएट मैंने इसलिए की कि जो आपने बताया कि एक छोटा सा वाकया कि आपने किस तरह अपना लैपटॉप से उसका एयरफोन निकाल के इस बंदे को दिए,
तो देखिए यही होता है तरीका। अगर आपने सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, अगर आपने किसी के लिए कुछ करना है तो मेरी नजर में कहते हैं ना, अगर आपने तालीम हासिल की तो ईच वन टीच वन की बात जैसे कही जाती है, आप किसी एक बंदे को भी अपनी तालीम से कुछ ना कुछ नवाजते हैं या उसको अपनी तालीम में यानी आप कम्युनिकेट कर देते हैं, तो ये आपका एक बड़ा हिस्सा होता है। तो रियली इंस्पायरिंग फॉर मी, ये जो आप काम कर रहे हैं सबको ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो आपने लिबास की बात की ना, तो आप लोग जब सिमिलर किस्म के कलर पहन के आते हैं मुझे तो एटलीस्ट अच्छा लगता है भाई। ये भी आज मिल रहा है, लगता है हमें ये भाई आज मिल रहा है, आज कपड़े मिल रहे हैं, रंग मिल रहा है। आज नहीं मिल रहे, मुझे नहीं लगा जो टीवी पे कलर आ रहा है उसमें मुझे नहीं मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि आपका ग्रे है, उनका लाइट ब्लू सा कुछ लग रहा है जो मुझे नजर आ रहा है। ये आपका बहुत शुक्रिया याया, ये पिट रहा हूं मैं सुबह से, आज पिट रहा हूं मैं। याया, हुमायूं ने बात बहुत दिल पे ले ली है, अब मैं आइंदा आपको ख्याल रखिएगा, पिक्चर भेज दिया करूंगी। बहुत शुक्रिया याया। कुछ सवाल आपका होगा यकीनन प्यारा सा मजेदार सा, पूछिए। अच्छा देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल के बगैर आपकी तालीम, आपकी शख्सियत अधूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे वालिद की तरफ से मुझे मिला, और मैं आपको पता है मैं बहुत रेगुलर कर रहा हूँ तमाम शोज का। आप यकीन करेंगे बाज़ दफ़ा हलीमा ऐसा होता है कि लाइव शो चल रहा होता है, मैं बाहर होता हूँ लेकिन मुझे कॉल आती है टीवी से कि भाई ये बंदे बैठे हुए, ये मौजूद चल रहा है। अब उनको पता होता है कि ये बात कर लेगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि आई टॉक। और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल के अलावा जो ना आपकी एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपके पास क्या एबिलिटी, कौन सी शख्सियत आपके सामने बैठी, किस तरह किससे सवाल करना है, किस तरह आपको गुफ्तगू करनी है। और एक और बात जो मैंने समझी है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है लेकिन आप इतना बोलते हैं कि दूसरों को मौका नहीं देते, दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त बात की आपने, ये बहुत बात है इसके लिए। और अभी जो इन्होंने कहा ना, आई एग्री विद हर कि आप अपने घर में अपने बच्चों को स्किल देते हैं कम्युनिकेशन की। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक बेटा मेरा बहुत आउटस्पोकन है, एक बेटा नहीं बोलता था, लेकिन मैंने इसको बोला कि तुम बोलो, जब तक तुम बोलोगे नहीं तो अपनी फीलिंग्स, अपनी किसी को कैसे बताते हो, कम्युनिकेट कैसे। इसीलिए कोई टीचर भी होगा, अगर उसके पास एबिलिटी भी होगी लेकिन अब कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा तो वो अच्छी तरह अपने स्टूडेंट्स को नहीं अपनी बात पहुंचा सकता। तो ये बहुत जरूरी है। मेरा सवाल इनसे ये है कि देखें, बात ये कि हमारे यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी, बहुत से बच्चे बहुत अच्छे डिग्रियां ले लेते हैं, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग नंबर लेते हैं, लेकिन वो बोलने में बेचारे बहुत पीछे होते हैं। तो वो कहीं बहुत सी जगह जैसे इंटरव्यूज होते हैं, कहीं जाते हैं तो अपनी शख्सियत को प्रेजेंट नहीं कर पाते और वो इंटरव्यूज में फेल जाते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहेंगी कि आपने तालीम बहुत अच्छी चल रही है, ये कहाँ कमी रह जाती है कि जब आप यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कमी रह जाती है, घर में रह जाती है। और एक और समझ नहीं है जो मैंने पहले भी किया था आपसे, कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ आपने सीख ली, लेकिन आप कितना बोले, किस वक्त कितना बोलना है, ये आपको सेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच। और ये भी कि ये कैसे सेंस करें, ये वो पैमाना कौन सा है कि हमें कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। वो बात है ना, वो मुहावरा है कि पहले तोलो फिर बोलो, कि कितना आपने बोलना है, इसका भी एक पैमाना इंसान ने खुद ही डिफाइन करना है कि आपने कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी। लेकिन वो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बोलना शुरू करते हैं, वो शुरू में हुमायूं ने जो बात की थी, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है, आपके पास कुछ नहीं है अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, है ही गलत, तो आप ढीठ हो जाएंगे। है ही गलत, नहीं, बहस में हम पड़ जाते हैं ना, मतलब ये कोई ढीठ हो जाएंगे ना लोग है, वो आप पीछे, आपके पास लॉजिक होनी चाहिए। और आप माने कोई हिस्ट्री की रिसर्च हमारी नहीं है। नौरीन, बात लंबी हो जाएगी, बड़ा दिल कर रहा है कि मैं ये बात करूं। आप लोग सब जानते हैं अब इकबाल नहीं निकलता यहाँ से, अब जॉन एलिया नहीं निकलता यहाँ से। अब आपको यहाँ से वो जो मुसलमान जिनको कहा जाता था कि वो चीज़ें ईजाद करते थे, अब हम वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जो गोरे छोड़ गए थे। अब आप बच्चे को ये नहीं कहते कि जाके इकबाल को पढ़ो, इकबाल को देखो। हम ये नहीं कहते और जॉन एलिया को पढ़ो बेटा, बेटा जाके कायद आज़म को पढ़ो। इलामा इकबाल को हम सिर्फ जानते हैं एक पहाड़ गिलहरी से, और एक शायर के तौर पे। हालांकि वो हमेशा उन किताब में लिखा होता है ही इज अ फिलोसफर का हमें मतलब जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो क्या है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और याहिया के सवालों की तरफ जाएंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया की कॉल आई थी, 2 उनके सवाल थे। पहला सवाल नौरीन आपकी तरफ लेके आती हूँ। पहला सवाल याहिया का था कि कितना बोलना है और किस वक्त बोलना है, ये लोगों को नहीं पता। तो किस तरह से ये पता लगाया जाए? ये पैमाना कोई स्पीडोमीटर तो पैदा हुआ नहीं है जो उनको पकड़ा दिया जाए कि अब आप बोलें और अब आप ना बोलें। तो किस तरह से पता लगेगा? अच्छा, रिसर्च बताती है कि जो नॉर्मल ऑडियंस का अटेंशन स्पैम है मैक्सिमम 5 to 10 मिनट स्पीच इफ़ यू हैव एन इम्पैक्टफुल आपकी स्ट्रक्चर्ड स्पीच है ना, तो दैट इज़ इनफ। अक्सर हम देखते हैं 15-20 मिनट वो की नोट स्पीचेज़ होती हैं, बट दे आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग। वही आपकी बात है, अभी हुमायूं बात कर रहे थे कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हम लोग टॉक शोज़ में देखते हैं बहुत लंबी बहस चल रही होती है विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट शेयरिंग एनी एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू योर ऑडियंस। और ये है कि वो कंक्लूड, मैंने हमेशा ये बात करती हूँ कि आप हमें बात का मुकम्मल करना सीखें। चाहे वो आप 2 मिनट अपने टीचर से बात कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, ना कि आप इधर उधर के सवाल करके वो बात बोलते हैं ना, आप टीचर को भी आपने कंफ्यूज कर दिया। या आप किसी मकसद के लिए आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा बातें करेंगे और उस पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे तो दैट कन्वर्सेशन इज़ ऑल्सो यूजलेस। सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि यू मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन एंड व्हेन टू स्टॉप। जब आपको लगे कि आपने अपनी बात करी, दूसरे हम 3 लोग बैठे हुए हैं तो सबको आई थिंक अगर आपने अपना पॉइंट मुकम्मल कर लिया तो आप दूसरे को मौका दें एंड यू फील, और आपको जब लगे कि आपकी ऑडियंस, आपको उनके एक्सप्रेशन से अंदाज़ा हो जाता है कि यू आर एक्चुअली अनोइंग देम एंड दे आर नॉट हैप्पी विद योर कंटेंट, एंड नाउ इट्स टाइम, वो एक इंडिकेशन होती है कि नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप। यू कैन टेक अ पॉज एट दैट टाइम और यू कैन यूज सम प्रॉप, कुछ इस तरह की कोई क्वेश्चन कर लिया उस टाइम पे टू एक्चुअली एंगेज। वो कहते हैं जो आपकी सोई भी ऑडियंस उसको जगाने के लिए यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, और कोई स्टोरी शेयर कर दी उस टाइम पे ताकि जो है वो जो आपकी सोई भी ऑडियंस है वो जाग जाए और यू कनेक्ट। ठीक है। दूसरा जो उनका सवाल था वो ये था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रेड्स दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए जब यूनिवर्सिटी जो है वो एंड ऑफ द ईयर में आती हैं आपको जॉब्स देने के लिए, तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? हम एक कॉलर ले लेते हैं, फिर सवाल की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आयशा मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हरीमा और कैसे हैं हुमायूं? बिल्कुल बहुत ठीक, अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान से गर्म हवा आई है तो थोड़ा सा मसला हुआ है हमें, थोड़ा सा हल्का सा। बिल्कुल, लेकिन आज बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। अच्छा, ओए होए, जबरदस्त। क्या बात वरना है? तो ये है कि बड़ी पिछले दिनों आपको पता है आमों का सीजन था, तो बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी। अब आम आयशा इस तरह जा रहे हैं और जो है ना गर्मी आयशा आम चले गए, यहाँ ना पहुँचे। नहीं, इंशाल्लाह अगले साल पहुंचाएंगे आपको। ओए होए, ना इंतजार। जी बिल्कुल। अब इस साल अच्छे नहीं आ रहे, अब मैंने मंगवाए थे तो अच्छे नहीं आ रहे थे, तो जो अब आए हैं ना तो वो 64 का सीजन जा रहा है। अब हमें देने की बारी आई तो आम अच्छे नहीं आ रहे। चलिए मैं भेज देती हूँ, अगर आपको पसंद है तो मैं जरूर भेज देती हूँ। सत्य। आयशा बताएं, कपड़ों के कलर मैच है आज? ये मेरा आज मसला है आज का मेरा। कुछ है, कुछ है, गुजारा हो रहा है, गुजारा। ठीक है जी बिल्कुल। और जो है आज की इतनी प्यारी गुफ्तगू चल रही है, तो मैंने कहा मैं भी इसमें हिस्सा लेती हूँ। जरूर। तो ये है कि कम्युनिकेशन तो ज़िंदगी में मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरा जो बेटा बड़ा बेटा है ना वो जर्मनी गया है। अच्छा माशाल्लाह जी, तो वो वहाँ पर स्टडीज़ के लिए गया है, मेस के लिए। तो आप यकीन कीजिए कि हमारी हमारा आपस में इस तरह रब्ता रहता है। मेरे सारे बच्चे मेरे फ्रेंड हैं, इसलिए कि मैं उनसे ना बातचीत के ज़रिए से उनको, और बच्चों में भी यही आदत आई है कि हम एक दूसरे से ना ऐसे रहते हैं। अब हालांकि वो जर्मनी में है, लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे वो हमारे साथ ही रहता है, हर बार डिस्कस करना, हर हवाले से बातचीत करना। जी, तो इसी तरह से ना सबसे छोटा बेटा मेरा 10th में है, तो माशाल्लाह उससे भी मेरी इसी तरह है, और सबसे बड़े वाले से भी इसी तरह। आयशा बड़ा ज़रूरी है ये इतना ज़रूरी है जो आप करती हैं। अल्लाह करे ये सब में आए। ये माँ बाप जो बच्चों से डिटेलिंग करते हैं ना, कॉन्वर्सेशन, डिटेल कॉन्वर्सेशन, जी बड़ा बिल्कुल। मैं यही चाहती हूँ, हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, हमें पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, हर बार डिस्कस करना आपस के मामलात में। अच्छा हुमायूं भाई, मैं एक ना सजेशन भी देना चाहती हूँ प्रोग्राम के लिए। आपका प्रोग्राम बेहद अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे सब लाइव शो में हिस्सा लेते हैं तो आप ना क्वेश्चन ऑफ द डे रखा करें जिस पर लोग बोलें,
ताकि लोगों को बोलना है, यानी कि कोई लफ्ज रख दिया, कोई शेर रख दिया, कोई इस तरह की। वेरी गुड आइडिया, आई लव इट। बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है आयशा। हम जरूर इसके बारे में आज ही बात करेंगे अपनी टीम के साथ और जरूर करना शुरू करेंगे। डन। और बहुत अच्छा शो है आपका, और हलीमा मेरी बहन का भी नाम है। अच्छा आयशा, आपको कोई शेर आता है वैसे? कोई सुना दे। आज सुना दे, शुरुआत आज शेर से करते हैं। मुझे ना एक शेर बड़ा पसंद है। ये दिन रात ये लम्हे मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं, बहुत दूर तक चलना फिर भी वहीं रहना, मुझे तुमसे तुम्ही तक राब्ते अच्छे लगे। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। ओए होए, थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर वाले किधर है बीच जाके, किधर है आप? लाहौर, कराची आ गए, कराची आ गए, लाहौर आ गए, लाहौर इस्लामाबाद जाके। कराची पीछे नहीं रहता भाई, कराची कभी पीछे नहीं। आज तुम देखो लाहौर और इस्लामाबाद पीछे। हालांकि आप बुराइयां कर रहे थे उनकी, मुझे लाहौर जानू है मेरा। लाहौर लेट वो सोते हैं कराची वाले और लेट उठते हैं, कराची वाले हमेशा यहाँ अटेंडेंस लगा देते हैं। नौरीन, सवाल की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे पूछा था कॉलर के आने से पहले कि बच्चों को किस तरह से कम्युनिकेशन सिखाई जाए क्योंकि उनको फिर जॉब्स नहीं मिलती आगे। ये उनका क्वेश्चन था या का क्वेश्चन था। उसमें ये है कि स्टूडेंट्स को बिगिनिंग से ही दे कैन इंगेज देमसेल्व्स इन जो स्कूल के डिबेटिंग सोसाइटीज़ है। अब तो बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं अब जो स्कूल्स हैं विच वी कैन नोटिस कि उसमें इनके डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कुछ उसमें दे आर पार्टिसिपेटिंग। और घर में हम ये कर सकते हैं, उनको रीडिंग की तरफ इंगेज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। आपको एक मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन का है ये कि आप कंटेंट क्या शेयर कर रहे हैं। इफ़ यू हैव अ गुड रीडिंग हैबिट, यू कैन शेयर सम गुड वंडरफुल कंटेंट विद द ऑडियंस। हमारा मेन मकसद ये है कि हम एजुकेट करें अपनी ऑडियंस को, तो उसमें रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करें। जब आपके पास जब मवाद होता है, अक्सर ये भी होता है स्टूडेंट्स में कि उनके पास कंटेंट नहीं होता, कहते हैं हम क्या बात करें। और अगर उनके पास कंटेंट होता है, दे वांट टू शेयर। और उसमें ये कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे ये कि डिफरेंट कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज़ गुड। और दे कैन जॉइन सम प्लेटफॉर्म्स वेयर दे कैन प्रैक्टिस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट कैन हेल्प देम इन एसिंग देयर प्रेजेंटेशंस, एसिंग इंटरव्यूज, और डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ में तो दैट रियली हेल्पफुल बिकॉज व्हेन दे हैव टू कम्युनिकेट विद देयर एम्प्लॉयर एंड व्हेन दे आर गिविंग फीडबैक टू देयर एम्प्लॉयर्स प्रेजेंटेशन, सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ये स्किल ये नहीं है कि एक रात में हम क्या कहते हैं ना कुछ पढ़ के चढ़ाई और आ गई। इट कम्स विद टाइम, इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट कम्स विद परसिवरेंस। सबसे पहले तो ये कि हमारे दिमाग में एक खौफ है कि पीपल विल जज अस। जिस दिन हम उस खौफ को निकाल देंगे और अपने आप को बेसिकली हम एक ये हमारे दिमाग में ये होता है कि वी ट्राई टू कॉपी समवन, जिस दिन हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, एम्ब्रेस कर लें अपने स्टाइल को और उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर दें, दैट लाइफ बिकम्स ईजियर। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, दे कैन मेक सम वीडियोज़। और उनके कुछ इसमें कुछ मेंटर्स हैं, उनको पता है कि देयर आर सम क्लोज फ्रेंड्स ऑफ देयर, कुछ टीचर हैं या पेरेंट्स हैं जो उनको जज नहीं करेंगे। आपसे वापस आके अब हमने ये भी पूछना है, ऑफ कोर्स हम कंटिन्यू करेंगे। हम पूछेंगे कि इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब में मैं कैसे पार्ट बन सकता हूँ अगर मैं करना चाहता हूँ। जो देख रहे हैं, क्या सिर्फ इस्लामाबाद के ही बच्चों के लिए फ़ायदा है या किसी और शहर में भी हो सकता है। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। लाहौर वालों, बहुत मसला हो रहा है, बहुत प्रेशर है बॉस, बहुत प्रेशर है। आ जाओ, मुझे पसंद है लाहौर, मुश्किल हो रही है, आ जाओ, बहुत मुश्किल हो रही है। आपको कहीं गुड मॉर्निंग, कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक के बाद आए हैं और वापस आके बात करने वाले थे इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब के हवाले से। इस क्लब के बारे में नौरीन थोड़ा सा बताएं, क्या है, किस तरह से है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, और अगर कोई आउट ऑफ द सिटी ज्वाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, सब चीज़ें आपने बतानी है। सबसे पहले इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब इन ट्विन सिटीज़। मैं टोस्ट मास्टर्स के कल्चर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि इट्स अ यूएस बेस्ड हेडक्वार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज स्टार्टेड बैक इन 1924 और पूरी दुनिया में इसके 17,000 से ज़ायद क्लब इन डिफरेंट कंट्रीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड इन पाकिस्तान वी हैव अराउंड 40+ क्लब्स। ओके, इन डिफरेंट सिटीज, पाकिस्तान में सिर्फ 40+ क्लब्स हैं। और इन इस्लामाबाद वी हैव अराउंड 9 to 12 क्लब्स इन ट्विन सिटीज़ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद।
और इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड पायनियर क्लब इन ट्विन सिटीज़. इट वाज फाउंडेड बैक इन 2008. और इसका मेन मकसद ये है कि ये अपने मेंबर्स को एम्पावर करता है इन इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स. ठीक है. यू नो दैट in our professional life, personal life, these two skills are very important. Your communication and leadership skill, because at home we are, and in school, in our professional life, we are leading as well as we are communicating. और अगर आपकी communication skill अच्छी नहीं है, so you cannot communicate and convey your message in a more effective way. So we have members around like more than 50-60 members, and we have members from different walks of life. और एक बड़ा learned सा environment होता है. और ये कि उसके नॉर्मल मीटिंग के 3 सेगमेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द इम्प्रॉम्प्टू सेशन. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू फॉर आवर मेंबर्स और फॉर पीपल टू लर्न. उसमें ये होता है आपको इम्प्रॉम्प्टू एक रैंडम टॉपिक दिया जाता है ऑन स्पॉट. यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फ्रॉम 1 to 2 minutes. ये जो आपकी कह लेना, मतलब एक बंदा जब आपके पास आएगा तो उसको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसने 1 से 2 मिनट उस पर बोलना है. ठीक है. वो जो आपकी एक्सरसाइज होती है ना, दैट हेल्प्स यू in facing difficult आइस ब्रेक भी हो जाता है. आइस ब्रेक हो जाती है आपकी जब आपकी difficult situations and you are not prepared for a topic to respond. That's how you learn. आपको यूनिवर्सिटी में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई कैसा क्वेश्चन आ जाता है, जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग इम्प्रूव होती है. दैट इज़ आई थिंक द लर्निंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सेकेंड वन इज़ द प्रिपेयर्ड स्पीच सेगमेंट. उसमें इनका एजुकेशनल प्रोग्राम है, दैट इज़ कॉल्ड पाथवेज. उसमें डिफरेंट कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स हैं, पाथवेज हैं, और उनमें डिफरेंट स्पीचेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनुअल्स हैं. बेस्ड ऑन दैट यू प्रिपेयर योर स्पीच 8 to 10 minutes, 10 to 15 बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. आप उसको प्रिपेयर करते हो और डिलीवर करते हो. और उसमें द लास्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज़ द इवैल्यूएशन सेगमेंट. जो बंदा स्टेज पे आता है उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है, एंड दैट इवैल्यूएशन, दैट फीडबैक एक्चुअली हेल्प्स द कम्युनिकेटर टू इम्प्रूव, टू ग्रो. और उस फीडबैक को जब अप्लाई करता है अपनी फ्यूचर स्पीचेस में, तो दैट्स हाउ पीपल लर्न एंड दे कंटिन्यू लर्निंग थ्रू दिस. अच्छा, अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? उसमें ये कि इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं, इसकी मिनिमल सी फ़ी है दैट दे कैन पे एंड दे कैन बिकम पार्ट ऑफ इट. उसमें सिर्फ एक एज रिस्ट्रिक्शन है कि 18+ मेंबर्स दे कैन ज्वाइन. ठीक है. और ये है कि दे कैन वंस दे बिकम मेंबर, they can participate in regular meetings and they get chance of speaking and they can improve how. नौरीन, थैंक यू वेरी मच. आपने हमें टोस्ट मास्टर्स क्लब के बारे में बताया कि जो इस ट्विन सिटीज़ में रहते हैं वो इसको कर सकते हैं. बट नाउ आई थिंक आई विल मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जिसके बारे में हलीमा ने जिक्र किया था, क्लाइमेट चेंज. नौरीन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि जो कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान में पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान में अगर मौसमियाती जो तब्दीलियाँ आ रही, यकीनन वो एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन हम कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं? जी, पाकिस्तान इज़ टॉप 10 कंट्रीज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि हमने अभी देखे. लास्ट ईयर भी फ्लड्स आए और इस साल भी हम वी आर फेसिंग. जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इट्स अ ग्लोबल इशू. वी कैन नॉट से कि ऑल्दो पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वी हैव 0.8% कॉन्ट्रीब्यूशन. इफेक्टिव में हम इफेक्टिव में आते हैं. और बट ये है कि बिकॉज इट्स अ ग्लोबल इशू, वी कैन नॉट इग्नोर इट, बिकॉज वी फेस द सेम एयर एटमोसफेयर, सो वी कैन नॉट सेपरेट आवर सेल्फ कि ये इन कंट्रीज़ ने किया तो वी कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ द विक्टिम, बट वी कैन नॉट इग्नोर इट. बट हाउ वी कैन contribute in combating this externality of climate change is that by growing more plantations, by promoting more civiculture phenomena, जिसमें ये कि हम we need to grow more trees, बड़े बड़े फॉरेस्ट हम उगाएं और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें. अब इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, जब हम क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने की बात करते हैं, देयर आर 2 कंपोनेंट, दैट इज़ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. एडेप्टेशन की बात है, जो इफेक्ट आ गया, अब उसको हमने अपने आप को कैसे रिजिलियंटली उसको एस करना है, उसको अपने साथ अडाप्ट करना है. उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कि फ्लड मैनेजमेंट. अभी पाकिस्तान ने एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड GCF के थ्रू एक फंड, बेसिकली रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है बेसिकली उन्होंने विन किया है, एंड इट्स अबाउट flood management. That is really important. Very nice. How actually we can store water for our future generation. फ्लड को कैसे मैनेज किया जा हम सकता इस है? पे तो डिटेल एक पे ही बात कुदरती करते हैं. मेरे ख्याल में पहले कॉलर्स ले लेते हैं और फिर साथ में डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले इम्तियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर. वालेकुम सलाम, हमारी खुश रहो. अलीमा मैम, ये अभी आई थिंक कम्युनिकेशन के हवाले से बात हो रही है या टॉपिक चेंज कर दिया? नहीं, बिल्कुल वही आ रही है. आप जहाँ तक देख रहे थे वहीं तक हैं हम. अच्छा, असल में यार हमारे पास से बैलेंस खत्म हो गया अचानक और फिर लाइट भी गड़बड़. अच्छा, बात यह है
कि मैं तो यार जरा दूसरे एंगल से देखता हूँ, बड़ा बिजी हूँ मैं। ड्राइव इन तो समझो जा रहा हूँ, बाइक या करा के, वो किराए वाली जो टैक्सी होती है। तो मैंने फिर भी कहा टॉपिक ऐसा है, बात ये है मैं अपने बच्चों की बात नहीं करता। इंफरादी तौर पे जो बहुत सी फैमिली बहुत तरक्की कर चुकी है, मैं बात करता हूँ इज्तिमाइयत पे। तो जब इज्तिमाई तौर पे अब सारे बच्चों को हम अपना बच्चा समझेंगे और उनको ये कम्युनिकेशन ही नहीं, जो आपने कहा आईटी और कम्युनिकेशन, हर एक हुनर जो कि हुनर है उसमें ही बका है। चीन के बारे में आपको शायद मालूम है, हमारा प्यारा दोस्त मुल्क है चीन, तो वहाँ पे क्या हालात थे, लेकिन वहाँ का बच्चा जब काम पे लगा, हुनर सीखा, तो आज देखे दुनिया को कम्पीट कर रहा है। बात ऊपर लेवल से शुरू होगी, हर आदमी कहता है मेरा बच्चा यूं करता है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट। अबे भाई, जब कौम का बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो इज्तिमाई तौर पर सूरत शक्ल और हमारा वकार दुनिया के सामने आएगा। इज्तिमाइयत में तो मेरे बहुत से जानने वालों के बच्चे PhD हैं वगैरह वगैरह, बहुत आगे। उससे क्या, मैं अपने कौम की इज्तिमाई बात करता हूँ। इज्तिमाई चेहरा हमें अच्छा करना है, उसके लिए हुकूमत की सरपरस्ती चाहिए, और फिर वही बात घूम फिर के आएगी। तमाम फलाई इदारों से दरख्वास्त है कि सारे काम तो करते हैं, मगर अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस खोले जहाँ हुनर सिखाया जाए, क्योंकि हुनर से अब दरवाजा खुलने वाला है। सही बात है। बाकी बातें बेकार। और मैं इज्तिमाइयत की बात करूंगा, मुझे इंफरादियत की बात सख्त नापसंद है। जो इज्तिमाई तौर पे एफर्ट्स होंगी और हमारा बच्चा भी ये मैडम की तरह फर इंग्लिश बोलेगा, तो इज्तिमाइयत में खूबसूरती आएगी, वरना सब बेकार है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, खुश रहिए। एक और कॉलर भी मौजूद है जी, नसरीन है, मेरे ख्याल ये नसीम है। प्रोडक्शन बताइएगा क्या नाम है उनका। नसीम है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने किस इलाके से कॉल किया? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद वाले जागे, लाहौरी नहीं जागे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नसीम, मौसम कैसे है फैसलाबाद का? कोई ठंडी हवाएं ने रुख किया फैसलाबाद का? जी कल बारिश हुई थी, अभी आज फिर वैसे ही शदीद गर्मी है। हाय हाय, सूरज निकल आता है ना तो फिर गर्मी दोबारा से हो जाती है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और अपनी मर्जी से नहीं हूँ, और ये रवैयों, माशरती रवैयों, ये चीज़ों की वजह से ही नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो लेकिन मैं घर से काम करती हूँ, ऑनलाइन करने की कोशिश करती हूँ, फ्रीलांसिंग। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या पूछना चाहती हैं नसीम? जी आज का जो टॉपिक है उस हवाले से मैं बहुत सी चीज़ें देखती हूँ कि जब हमारे माशरे में गलत फरमान चढ़ रही हैं, जो लैक ऑफ डिस्कशन है वो फैमिलीज में आपस में वो बहुत कम हो गया है। डिस्कशन नहीं करते, आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ गया है सोशल डिस्टेंस होने की वजह से, और सोशल मीडिया के वो उससे अटैचमेंट, उससे लिंक वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो यूथ हमारी किस साइड पर जा रही है? लेट नाइट जाकर पैकेजेस जो है उनसे कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वो अपने आप को किस तरफ लेके जा रहे हैं उनको आइडिया नहीं है। बिल्कुल ठीक है। खराबी की तरफ हमारी कौम जा रही है, इसको बदलने की बड़ी जरूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा, उन्होंने कभी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं, या ट्रेन बना ली, ऑनलाइन ट्रेन बना ली, या इस तरह के और मंसूबे कर लिए, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। रूट से आप रूट लेवल से शुरू करें, बेसिक चीज़ों से। और हम बड़ों का एहतराम उस तरह का नहीं रहा। अब हमारे पास आजकल की जो नस्ल है उसके पास यूथ बड़ों के लिए टाइम नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टाइम का काफ़ी इशू है, सिर्फ यूथ के हवाले से नहीं, हर किसी के हवाले से। मुझे लगता है पेरेंट्स भी, पेरेंट्स भी हुमायूं जिस तरह से एक ज़माने में टाइम दिया करते थे बच्चों को, अब उनके पास भी उस तरह से वक्त नहीं है जी। तो आप जो है वो बात करी थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान जैसे स्टार्ट में कहा था ना नौरीन ने कि बात कोई भी अगर बगैर कंक्लूजन के होगी तो फिर होगी नहीं, तो कंक्लूजन आपका क्या होगा? मेरा कंक्लूजन ये होगा, अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इट्स टाइम टू रियलाइज के क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। एक टाइम था कि हम कहते थे कि इट्स जस्ट अ मिथ। अब इतने फ्लड्स हमने देख लिए, और पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इफेक्टेड कंट्री। सो हमें अपने लेवल पे ये कि प्लांटेशन करना चाहिए, और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस की ज़रूरत है। हमें वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाना चाहिए। वी नीड टू स्टॉप शावर सिस्टम व्हाइल टेकिंग बाथ। वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बकेट सिस्टम, बिकॉज in coming 50s there will be wars on water,
हम अभी जो हमारी वॉर्स हैं वो किसी और टॉपिक्स और रिसोर्सेज के ऊपर हैं, बट एक पानी के ऊपर भी वॉर्स होंगी 2050s। सो इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शंस, बिकॉज हमने इस प्लानट को ना के लिए अपने लिए सेव करना बल्कि अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच नौरीन फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे मुझे लगता है कि आपके पास इतने टॉपिक्स पे अबूर है कि बहुत ज़्यादा देर के लिए बात की जा सकती है, लेकिन जाहिर है हमारे पास टाइम की कमी होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह फिर किसी दिन सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम जी यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। हलीमा देख के मुस्कुरा देंगी, क्योंकि यकीनन कुछ लोग अभी उठते हैं यार, मान लिया करो। अच्छा ठीक है, मान लिया कुछ लोग अभी उठते हैं। और लाहौरियों को मेरा स्पेशल सलाम यार, बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुम लोग, कहाँ हो, मुझे नजर नहीं आ रहे हो। अच्छा जी, हम आपको अगले मेहमान से मिलवाने लगे, उनके साथ इतनी मजे की गपशप की है हमने अभी ब्रेक ऑफ द रिकॉर्ड, काफी सारी बातें कर ली और बड़े एनर्जेटिक से हैं। उनके आवाज़ में बड़ा दम है, दमदार सी आवाज़ है। आपको लगेगा एक्टर नहीं, हमने एक्टर को नहीं बुलाया, हो सकता है एक्टर भी बन जाए बाद में। लेकिन लेडीज जेंटलमैन, आज इनसे आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। शायान लतीफ़ शेख उनका नाम है और सिनेमेटोग्राफी में उनका बड़ा अहम एक मकाम है और मौला जट के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, मौला जट व मौलिया नाल। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, यकीनन उनसे कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले आपकी सुबह कब होती है? हम तो किसी से पूछते सबकी सुबह। आई यूजुअली वेक अप एट 9, मैं 10 साढ़े 10 अपना 9 साढ़े 9 10 बजे तक। अच्छा, 9 10 वाले, ये एक अच्छा टाइम है, ऐसा नहीं है कि बहुत अर्ली है और ये भी नहीं है कि बहुत लेट। क्वार्टर डे चला जाता है। शायद अगर मैं लोगों को ये बताऊं कि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो शायद उनको आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपकी उम्र देख के इस बात का यकीन नहीं आएगा। जब 11 साल के थे तब इससे काम मैं ये बताने वाली थी लोगों को कि 11 साल की उम्र में शायान ने जो है वो काम शुरू कर दिया था। और वही बात जो हम लोग हमेशा करते हैं कि बाहर के मुल्कों में बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी काम शुरू कर देते हैं, इसलिए वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस सीख लेते हैं। शायान, यहाँ पे ये मसला है कि बच्चे जो हैं कहते हैं कि हमने 23 साल तक, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं होती, हमने सिर्फ पढ़ाई करनी है और उसके बाद हम फील्ड में आएंगे। और फिर वो फील्ड में आने के बाद आप जैसे लोगों से कम्पीट करना शुरू कर देते हैं जिनके पास उनकी एक्सपीरियंस होता है। हाँ, टन्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जितनी उनकी पढ़ाई के साल होते हैं उतना आपके पास एक्सपीरियंस उस वक्त 15 साल का मौजूद होगा जब आप 23-24 साल के होंगे। तो क्या डिफरेंस है और क्यों बच्चों को जल्दी काम करना शुरू कर देना चाहिए अगर उन्होंने इन तरह की टेक्निकल फील्ड्स में आना? अच्छा, आई थिंक क्योंकि अब फ्यूचर जो है दुनिया का वो टेक्निकल साइड के ऊपर जा रहा है। डाटा एनालिटिक्स की तरफ आप देख लें, या कैमरा टेक्नोलॉजीज़ और दूसरी AI आ रही है, तो मतलब उस हिसाब से आई थिंक कि हर चीज़ के अंदर इंसान को प्रो होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक ये है कि कम उम्र के अंदर काम शुरू करना, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरी, इन दोनों चीज़ों का एक मेल चलता रहता है लाइफ के अंदर। हाँ, ठीक है। सो आप असेस कर सकते हैं कि यार अच्छा ठीक है, अगर मैं ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है या मुझे कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं देन एंड देयर। तो उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, वो एज इस तरह की होती है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन आपकी अगर कोई फेल भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, उससे सिर्फ लेसन ही मिलता है। हाँ, अगर आप 35 साल की उम्र में आके या 25 साल की उम्र में आके जॉब शुरू करते हैं, तो उस वक्त फिर फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा बंदे को सोचना चाहिए उसमें। खैर, मेरे साथ तो ये था कि आई वाज 11, मुझे शौक था सीखने का बहुत ज़्यादा कि ये टाइटल्स किस तरह से लिखे हुए आ रहे हैं, ये नाम किस तरीके से लिखे हुए आ रहे हैं। जबरदस्त। सो माय फादर हैड एन ऑफिस, तो मैं सेकंड जनरेशन हूँ बाय द वे अपने इस काम के अंदर। अच्छा, वालिद साहब भी उस चीज़। हाँ, माय फादर वाज अ कैमरामैन एज वेल इन द फिल्म इंडस्ट्री। जब नदीम बेग और मोहम्मद अली साहब, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। गोल्डन टाइम, शमीम आरा, गोल्डन टाइम्स के अंदर वो उसमें फिल्म इंडस्ट्री में थे। और जब फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया तो वो इस्लामाबाद आ गए थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि शौक इनहेरिटेड भी है। तो शौक होता था, मैं जाता था, पढ़ता अपना स्कूल जाता था और शाम के वक्त मैं फिर बाबा के साथ सीखता था। यस। तो 2009 में मैं फिर कैमरा साइड पे आया। जब कैमरा साइड पे आया तो मेरा एक्चुअल पैशन जो है मुझे वहाँ पे नजर आया कि ये आपने कहा नहीं वो तो था ही नहीं,
मजा तो इसमें आ रहा है मुझे। वो एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस ज़रूर था, क्योंकि एडिटिंग वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारा कुछ फनल डाउन होता है। आप शूट करते हैं, आपकी प्री प्रोडक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें एडिटिंग में फनल डाउन होती हैं आपके। सो इफ़ यू नो हाउ टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, तो उसको शूट करना या उसको बनाना फिर एक आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की है, रिवर्स इंजीनियरिंग है ना? जबरदस्त। मेरा जो अगला सवाल था ना उसका आपने जवाब दे दिया कि हरफन मौला भी होना कितना जरूरी है, कि आपको हर चीज पता हो कि ये ऐसे 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 करनी है। देखिए डायरेक्शन, अगर मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग की तरफ है। और अब तो खैर मैंने स्टार्ट भी किया हुआ है। आई एम वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म राइट नाउ। माशाल्लाह। मैं सीधा होके बैठ जाऊं, एंगल गलत ना है। मतलब डायरेक्शन वाली साइड। अब हरफन मौला होना ज़रूरी एज सच नहीं है, स्टोरी टेलिंग का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। मी बीइंग अ डीपी एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी, उसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा यार, हम जो इमेज तैयार कर रहे हैं देखने वाले पे उसका साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ सकता है। तो मतलब जो आपकी नॉर्मल डे साइकोलॉजी है, हम उसी को ही अप्लाई करते हैं सिनेमैटिक्स के अंदर। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं खड़ा होकर आप लोगों से बात करूंगा तो मैं थोड़ा ऊपर से आई बी लुकिंग डाउन ऑन यू, राइट? और आप लोग मुझे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो एक ईगल आई जो बनती है, और सबकॉन्शियसली मैं थोड़ा सा पावरफुल हूँ। तो अगर आप इसी चीज़ को कैमरे की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो अगर हमने किसी कैरेक्टर से पावर लेनी होती है तो हम ऑडियंस को कैरेक्टर से ऊपर ले जाते हैं, यानी कैमरा पर्सपेक्टिव को हम उस बंदे के ऊपर ले जाते हैं। और अगर उस बंदे को, उस कैरेक्टर को हमने पावर देनी ऑडियंस के ऊपर, तो हम कैमरा पर्सपेक्टिव को उससे नीचे ले जाते हैं और उसको टावर कर देते हैं ऑडियंस के ऊपर। तो ये साइकोलॉजिकली बहुत असर करता है देखने वाले के ऊपर। अब उसको पता भी नहीं होगा। मैं आपकी ये कॉन्वर्सेशन ट्विस्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, कि अगर जो कैमरा है, जो जादू है, क्योंकि मैं उस वक्त जब वेदर आई एम वाचिंग मौला जट, वेदर आई एम वाचिंग, मैं लंदन नहीं जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँगी, जो मूवी में जहाँ देख रहा हूँ मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे वो एहसास दिलाएंगे कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। हर एंगल आप देंगे, वो जादू कैमरामैन करता है। एक्टर का तो होता है, पर अगर एक्टर को कैमरामैन भी अगर अच्छा दिखाते हैं, जैसे हमारे फहद भाई हैं, हमें डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं, 2 पे जाते, 3 पे जाते, तो एक डिफरेंट वर्जन देते हैं। वर्किंग विद ऑल द स्टार्स, वेदर इट इज़ फवाद खान या कुबरा या मायरा, आपने बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े नामों के साथ काम किया, तो फिर आपका तजुर्बा खाली उस कैमरा का नहीं है, उनका तजुर्बा भी आपके पास आ जाता है, क्योंकि वो आपको कहते हैं नहीं नहीं मुझे ये शॉट दिखे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से सीखा होता है। तो वो जितना वो सीख कर आते हैं वो आपको थ्रो करके जाते हैं। तो क्या ये जादू है जो आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कैमरामैन बनना चाहते होंगे, जो एडिटिंग में आना चाहते होंगे कि ये इंडस्ट्री बूम कर रही है, बिल्कुल ऐसे। तो आप उनको क्या कहेंगे कि ये जादू कैसे है? ये तजुर्बा कैसा था आपका, इतने लोगों के साथ काम करने का वो कैसा एक्सपीरियंस था? ठीक है, अभी तक तो इट हैज़ बिन अ वेरी डायनामिक एक्सपीरियंस। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मेरा रहा है अभी तक। मतलब बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, सिखाने वाले, सीखने वाले भी मुझे मिले। एक्सपीरियंस तो खैर बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अगेन कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जब तक पैशन नहीं होता ना किसी के अंदर, वो कहते हैं ना कि भूख नहीं होती, एक भूख होती है आपको सीखने की। जब तक वो चीज़ नहीं होती तब तक तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता उस चीज़ के अंदर। उसमें हार्डशिप्स भी आती हैं, चीज़ें होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि यार सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इट्स नेवर द एंड, इट्स नेवर टू लेट। जब आप समझते फुल स्टॉप लग गया, वो कॉमा होता है। बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं होता। और अभी आपने जो एंगल्स की बात की, एंगल्स के हवाले से मैं इतना ज़रूर आपको बताऊँ कि हमारी जो हम कोशिश करते हैं कि व्यूअर के जहन में एक ज्योग्राफी क्रिएट करें। जैसे कि अगर हम इस रूम के अंदर हैं तो हम इस रूम की डायमेंशंस, इस रूम का एनवायरनमेंट, इसका एम्बियंस, हम वो ऑडियंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब उसमें किस एंगल से कहाँ पे, डायरेक्टर की गाइडेंस के बगैर कभी भी कोई डीओपी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि विजन डायरेक्टर का है, विजन डायरेक्टर का है। जो डायरेक्टर का विजन होगा उसको डीओपी ट्रांसलेट करेगा। डीओपी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होता है, सजेशंस देते हैं डीओपीज, लेकिन फाइनल कॉल हमेशा डायरेक्टर की होती है। नहीं, लेकिन सेम पेज पे रहना, सेम पेज पे रहना कितना बहुत जरूरी है। और ये स्टार्ट होता है आपका प्री प्रोडक्शन से। ये नहीं होता कि भाई आप सुबह शूट है जी आप आ जाएं, ऐसा नहीं। और अब सीन समझाया जा रहा है कि ये कर दो। एग्जैक्टली। मौला जट के हवाले से तो मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि मौला जट के पीछे 4 से 5 साल की सिर्फ प्री प्रोडक्शन है। हाँ, मतलब उसके हम सेट्स तैयार कर रहे थे, हम उसकी टीम्स तैयार कर रहे थे, वार्डरोब के ऊपर काम हो रहा था, प्रॉप्स के ऊपर काम हो रहा था, क्योंकि एवरीथिंग हैड टू बी
रिक्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच। हम एक पीरियड टाइम दिखा रहे थे उसके अंदर। आई एम सॉरी टू से लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, मेरी बहन स्कूल से यूनिवर्सिटी में आ गई थी तो मौला जट है, स्कूल में उसने सुना था मौला जट ने क्योंकि आना है। लोगों ने मजाक लिटरली उड़ाना शुरू कर दिया था कि कौन सी मौला जट बन रही है जो आ ही नहीं चुक रही है, लेकिन और शायद बहुत टाइम लग गया था। आई हैव टू से दिस कि वो इतने अरसे से बन रही है, जब वो आई भी तो वो उस टाइम के लिहाज से भी रेलेवेंट थी, यस, अप क्लास मूवी थी। जो कैमरा आपने उसमें दिखाया, मैं अब सिर्फ ये मैं बात करना चाह रहा हूँ सिनेमेटोग्राफी की। एक एक्टर को, एक देखने वाले के लिए कितना ज़रूरी है कैमरे का जादू? आपको लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं? जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर की है, वो कैसे दिखाता है, कैमरामैन की भी कुछ जादू है उसमें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अल्फ्रेड हिचकॉक एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता था, द मैजिक ऑफ सिनेमेटोग्राफी, द मैजिक ऑफ सिनेमा। तो वो एमी टर्म नहीं आ गई है, बाकी एक जिम्मेदारी होती है कैमरामैन की, जो उसको शूट कर रहा होता है, उसको प्रॉपर लाइट करना है, उसने प्रॉपर एंगल बनाना है। अगर डायरेक्टर किसी जगह पे चूक रहा है तो उसको भी पॉइंट आउट कैमरामैन ही करता है। ये पाकिस्तान का मैं आपको नॉर्मली जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्टर के बगैर तो नहीं है, लेकिन हाँ, हर कैमरामैन का अपना एक अलग स्टाइल होता है। उसको लाइटिंग करने का भी, उसका फ्रेम रखने का भी, कैमरा मूव करने का भी, हर कैमरामैन का अपना एक स्टाइल होता है। तो किस प्रोजेक्ट के साथ किस कैमरामैन का स्टाइल सूट कर रहा है, वो चीज़ डायरेक्टर, हाँ, वो चीज़ डायरेक्टर की। अच्छा शायान, आपने बात की कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सिखाया, मैंने भी बहुत सारे लोगों को सिखाया, लेकिन फील्ड में आके सीखना सिखाना वो तो फिर उसकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं ना। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो फिर वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर हम इदारों की बात करें, हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में बहुत कम है जो आपको वाकई में ही वो चीज़ सिखाते हैं जो अब के लिए अगर आप फील्ड में जाएं तो रेलेवेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत मुश्किल है सीखना। तो अगर कोई सीखना चाहता है, किस तरह से सीखे? देखिए, पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की सीखने के हवाले से, वो सबसे बड़ा उसमें मसला ये था कि जब तक मैं किसी सेट के ऊपर जाके मैंने काम नहीं किया, तब तक मुझे सेट के ऊपर प्रैक्टिकली किस तरीके से एक सेट को चलाया जाता है उसकी नो हाउ मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैंने थ्योरी पढ़ी, आई वेंट टू कराची फॉर 2 years, मैंने वहाँ जाके पढ़ी। खैर, जिस एकेडमी में मैं पढ़ा था, अब वो एकेडमी बंद हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो उनका कोई नॉर्मल क्लासरूम सेटअप नहीं था। उनके प्रॉपर स्टूडियोज थे और वो कैमरास खोल के मैकेनिकली सिखाते थे कि कैमरा चलता किस तरीके से। तो आई वेंट देयर, मैंने वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल इन थ्योरी दोनों पढ़ी। आफ्टर व्हेन आई डिड अ फिल्म, मैंने जब यहाँ पे फिल्म कर ली इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, एक फिल्म कर चुके थे और उसके बाद आप पढ़ने के लिए गए? बिल्कुल। मैंने वार मैंने शूट की थी, वो फिल्म मैंने कर ली हसन भाई के साथ। बिल्कुल, हसन भाई। तो वो जब मैंने आधा इस्लामाबाद था वैसे उस मूवी में, आधा इस्लामाबाद। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ कैमरामैन, बाय द वे। जबरदस्त। तो वो मैंने जब फिल्म कर ली, उसके बाद मैंने कहा यार थ्योरी भी पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिकल तो अभी देख लिया है। 2.5 साल वो फिल्म चली थी, तो 2.5 साल वैसे ही एक क्रैश कोर्स होता है आपके लिए। तो मैंने कहा यार थ्योरी भी पढ़ते हैं। तो जब मैं थ्योरी पढ़ने के लिए गया तो मुझे बहुत कुछ मैं नहीं ले सका वहाँ से। तो सबसे बड़ा मसला यही हुआ कि मैं चाहे लाहौर जाऊँ या इस्लामाबाद या कहीं पे भी, लोगों ने इंस्टीट्यूशंस खोले, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर वो ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं प्रैक्टिकली, या उसकी जो साइंस है कि आपने टेक्निकली एक कैमरे को हैंडल किस तरीके से करना है, कौन सा कैमरा कि उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं जिसके साथ आप खेल सकते हैं, जिसके साथ आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएशंस क्या आ सकते हैं, ताकि वो आपको किसी दूसरे बंदे से डिफरेंट बना दे ना। कैमरा तो उसके पास भी वही है जो आपके पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर सीखना चाहे तो क्या करें? अगेन वही आप वाला सवाल। मेरी सजेशन ये है कि बहुत ज़बरदस्त बड़े अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज वो नया टैलेंट लेते हैं अपने पास, उनको सिखाते हैं। तो अगर तो किसी ने प्रैक्टिकली सीखना है कि एक सेट किस तरीके से चलता है, आई थिंक कि किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ या किसी चैनल के साथ उनको काम करना चाहिए। मैं आपकी बात में यहाँ पे आप जरा क्लियर कीजिएगा कि शायद आम जो आवाम है ना उसको समझ आएगी। हम यूनिवर्सिटी से मीडिया के अगर देखें, कोर्सेज देखें, MS भी हो रहा है, BS भी हो रहा है, और माशाल्लाह ऐसा हो रहा है कि 6 सेमेस्टर तक आपकी किताब से बाहर आप नहीं जाएंगे। वो कहते जी लास्ट सेमेस्टर में ना आपको स्टूडियो में इंशाल्लाह आपको स्टूडियो दिखाएंगे। ये हर बड़ी यूनिवर्सिटी के इंशाल्लाह आपको 8वें सेमेस्टर में प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ओ भाई, मैं तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी जानता हूँ जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट रखा हुआ है बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन उनको दिखाया भी नहीं जाता वो। और 7 सेमेस्टर तक वो थ्योरी पढ़ते हैं, उन्हें बताया जाता है ये है, ये है, ये है। आपको ये नहीं लगता कि शायद एक सेमेस्टर में थ्योरी पढ़ानी चाहिए, 7 सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकली उन्हें ग्राउंड पे रखना? क्योंकि मीडिया तो है ही ऐसी, ये फील्ड ही ऐसी है। बिकॉज
दैट्स व्हाट दे हैव टू डू। प्रैक्टिकल काम ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, आपने फील्ड पर ही आना है। दूसरी बात साथ साथ ये भी बताता चलें कि हम जो है ना, ये जो जनरेशन जी की आज हम बात कर रहे थे, हमें है कि मैंने आते साथ शायान लतीफ़ शेख की सीट पे बैठना है, मैंने नहीं बनना आपका असिस्टेंट, मुझे ज़्यादा आता है, मैं पढ़ कर आया हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। अच्छा, ये थोड़ा सा फार फेच्ड है आई थिंक, क्योंकि मुझे इस तरह का माइंडसेट कम ही मिला है, ज़्यादा नहीं मिला। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके मैं आके वापस आके बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में बात करें। नहीं, मुझे ऐसे ज़्यादा बात करें। मुझे लगता है मुझे ऐसे ही लोग मिले कि जिनसे होस्ट की बात की जाए। मैंने उनसे कहा यार आप आओ, आप देखो। वो कहते नहीं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी खाली है वो बताइए, ताकि हम होस्टिंग का शुरुआत शुरू कर दें। यहाँ पे लेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ है जी द अमेजिंग शायान लतीफ़ शेख, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। जी मैं आ गया। हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन आएगा, क्योंकि आपने सवाल पूछा हुआ था ना, तो मैं चाह रही थी कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट हो। तो मैं चाह रहा था कि कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट हो। आपको हमने उसी वक्त तबाही से रोक दिया था, हमने कहा आप रुक जाओ, आप जो है वो कंटिन्यू करें वापस आके। कितना ज़रूरी है प्रैक्टिकलिटी, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मीडिया इंडस्ट्री कि आप उनको 6-7 सेमेस्टर रगड़े नहीं, आप उनको पहले प्रैक्टिकल कराएं, इंडस्ट्री में लेकर जाएं, बच्चों को लेकर जाएं। धड़ाधड़ मीडिया के बच्चे निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो जाके पहुंचते कहाँ पर हैं, वही उसी बस स्टॉप पे जहाँ पर खड़ा टिकटॉकर का स्टॉप। वी हैव अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे पास इन्हीं स्कूल से, इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकलने वाले डायरेक्टर्स बहुत हैं, हमारे पास राइटर्स बहुत हैं, कॉन्सेप्ट राइटर्स बहुत हैं, हमारे पास डायलॉग राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत हैं। लेकिन जिन लोगों की कमी है, वो एज अ डायरेक्टर फोटोग्राफी काम करने वाले लोग, जो टेक्निकली साउंड हों, जिनको पता हो कि यार हम कैमरे के साथ क्या सेटिंग रखेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा इमेज के ऊपर, ऐसे लोग कम है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोग सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन अगेन वही कि पढ़ा दिया, किताब से पढ़ा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली उनको नहीं सिखाते। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं सिखाएंगे तब तक टेक्निकली कोई टैलेंट आपके पास ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी हर रोज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बिल्कुल। तो उसके साथ अपडेटेड रहना भी, रखना भी, और स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताना भी कि यार अगली टेक्नोलॉजी की रिसर्च किस तरीके से करनी है। सबसे बड़ा ये होता है कि यार टीच द अदर पर्सन हाउ टू लर्न, सीखना कैसे है, ये बताना बड़ा ज़रूरी है टेक्निकल लोगों को। हलीमा, कल भी हम जब गए तो वो यही बात कर रहे थे कि स्क्रीन पे हर कोई आना चाहता है, हर किसी ने स्क्रीन पर आना है, तो हमारे पास टेक्निकल टीम बड़ी कम है। ये वैसी क्योंकि वजह है खास शायद कि टेक्निकल, मेरे ख्याल में शायद अंडरपेड है। स्क्रीन के आगे आने का एक हमेशा चार्म तो रहा है, और ये अभी से नहीं, शेक्सपियर के ज़माने से जब थिएटर्स होते थे तो स्टेज पे आने का चार्म हमेशा से एक है। बहुत सारे DOPs ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो एक्टिंग के लिए आए थे, बन DOP गए। बहुत सारे मैं ऐसे डायरेक्टर्स को जानता हूँ जो एक्टिंग के लिए आए थे लेकिन बन डायरेक्टर गए। तो दिस वाज हैपनिंग 10 years ago, 10 to 15 years ago। इस तरह की चीज़ होती, जब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। अब तो खैर हर शहर के अंदर इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि किस तरीके से आपने ट्रांसलेट करना है, लेकिन अगेन टेक्निकल नॉलेज नहीं है यहाँ पे। शायान, एक टाइम होता था जब लोगों को ये नहीं पता होता था कि ये किस डायरेक्टर की फिल्म है, और सिर्फ एक्टर्स के नामों से ही लोग उस फिल्म को जानते थे कि फिल्म का ये नाम है और इसमें ये एक्टर है। लेकिन अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। ठीक है, आपने जिस फिल्म का जिक्र किया, जो कन्वेंशन सेंटर की छत पे जो उसके शूट हुए थे, लिटरली उस कैमरा एंगल्स को और उस पूरी लड़ाई के बाद लोगों ने ये सर्च करना शुरू किया कि ये किसने शूट किया है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका में कैमरामैन कौन है, और वहां जाके हमें पता लगा कि कितने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुई, वो वहां पे जाके छत पे जाके जो है उसकी वो पूरा फाइट सीक्वेंस, अच्छा खासा 15-20 मिनट का वो फाइट सीक्वेंस है जो वहां पे शूट हुआ है, तो कितनी उस पर मेहनत लगी होगी, ये सारी चीज़ें। तो अब लोगों ने अदर देन दैट फील्ड भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए कि यार ये फील्ड भी है, इसके अंदर भी जाएंगे, इसके अंदर भी देखेंगे, इसके अंदर भी बहुत काम हो सकता है।
अब आपको क्या लगता है कि कंपटीशन जो है, क्योंकि ये फील्ड बूस्ट कर रही है बाई से कंपटीशन जो है वो कितना बढ़ गया है? कैमरा जिस तरह पहले मैंने कहा मेरे पास भी हो सकता है, इनके पास भी हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक्सपर्टीज लेके आना, खुद से अपने ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कोई आके आपको सिखाए, थोड़ी सी कोशिश करें, उठ के जाएं, किसी से कहें भाई मुझे ये सिखा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं जब 2009 में जब कैमरा फील्ड के अंदर आया तो हर रोज़ कुछ नई टेक्निक लाइटिंग के हवाले से या कैमरा मूव्स के हवाले से सीखने को मिलती थी। बिलाल लशारी, बड़ा नाम, मतलब सारे जानते हैं बिलाल लशारी को, उसकी, और बिलाल लशारी की काफ़ी इनपुट रही है मुझे लाइटिंग के हवाले सिखाने की। घर से तो खैर चलें, पहली मेरा जो तरबियत गाह थी वो घर है, बाबा वालिद साहब ने बिल्कुल मुझे हर लिहाज से चीज़ें सिखाई, लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक्स थी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, उसके अंदर जब मैं आया तो फाउंडेशंस वही हैं पुरानी, लेकिन कंप्यूटर आ गया ना, कैमरास के अंदर भी इन्फ्यूज़ हो गया कंप्यूटर। तो उस चीज़ को मैं बिलाल लशारी को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया इस चीज़ के अंदर। फिर मेरे ट्रेनर थे लूक रॉशलो, जो अमेरिका से यहाँ पे आए थे, और उन्होंने मुझे 1 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग दी, जिसके अंदर कैमरा ऑपरेशंस उन्होंने मुझे सिखाया कि एक कैमरे को हैंडल किस तरीके से करना है। और यूल बी सरप्राइज, मेरे साथ तकरीबन कोई 8 लड़के थे, 2009 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई 8 लड़के थे, और 3 महीने तक तो लूक ने हमें कैमरा का हाथ लगाने नहीं दिया बिल्कुल भी। ओह, वो हमसे वेट्स उठवाता था, वो हमसे एक्सरसाइजेस करवाता था, मतलब एक ट्रैक्टर का टायर होता था, उसको उल्टा के उसके ऊपर स्लज हैमर हमें मारना पड़ता था दोनों साइडों के ऊपर, ताकि हमारा कोर मजबूत हो, और वेट ट्रेनिंग करवाता था, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आपने कितनी देर कैमरा लेके खड़े रहना है। 3 माह तक वो हमसे ये करवा रहा। तो मेरे साथ जो 7-8 लड़के थे, यू बिलीव मी, एवरीवन वेंट अवे। वो कहते हैं कि यार ये तो हमें कैमरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। मैंने कहा यार जस्ट देयर इज समथिंग इन इट, गो अलोंग, वो एमी वो चीजें नहीं कर रहा, क्योंकि भूख सच्ची थी ना आपकी भूख सच्ची थी। देखो तो सही कि क्या ये करना चाह रहा है। मैंने कहा और कर क्या रहा है, एक्सरसाइज ही करवा रहा है ना, फायदा तो तुम्हारा ही हो रहा है। तो नहीं यार, हम तो कैमरा सीखने के लिए आए थे, तो कैमरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। ठीक है, अब 3 महीने बाद जब एक एक करके सारे चले गए, आई वाज द ओनली वन लेफ्ट, मैं अकेला रह गया था उस टाइम। फिर उसने मुझे कहा कि यार अब 3 महीने का तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो गया है, ये कैमरा है, इसको बिल्ड करो, बिल्ड करना वगैरह उसने मुझे पहले सिखा दिया था। कहता अब इस कैमरे को उठाओ और फलाना फलाना शॉट लो। जब मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा यार तुमने इतना मुझे डराया हुआ था कि इस कैमरे का इतना वेट है, इतना ये है वो है, तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। तो कहते जो 3 महीने तुमने वेट ट्रेनिंग की है, ये उस वजह से है। कहते अब इमेजिन करो कि अगर तुम किसी गाड़ी पे लटके हुए हो और तुमने 15-20 kg का कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है, आधे आधे तुम गाड़ी से बाहर निकले हुए हो और तुम बाहर का शॉट ले रहे हो, उसी के अंदर अगर तुम्हें डायरेक्टर कहता है कि यार कैमरे की हाइट ऊपर कर दो, तो तुम्हारी बाजू में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम उस कैमरे को उठा के ऊपर कर सको और फ्रेम भी मेंटेन कर शायद मेरे पास 3 सवाल है और वो 3 सवाल घूम रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला पहला पूछूं। मैं पहला ये पूछ लेता हूँ, मुझे बड़ा दिल है, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जो माशाल्लाह इतनी कामयाबी अपने हाथ लगा चुके हैं उस मंजिल को जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, आपके अंदर वो स्पार्क भी नज़र आ रहा है, वो जो जिसके अंदर लगन होती है ना कि मैंने कुछ बनना है, और मुझे पता है ये आपकी मंजिल नहीं है, आपने कहीं पहुँचना है और वो आप देख रहे हैं और आप बार बार देख रहे हैं, गोल कुछ आपका कोई और है। मैंने तो ये पूछना है कि 2 सवाल, एक तो ये कि क्या जहाज पकड़ के हॉलीवुड निकलना है, क्योंकि हर कोई हॉलीवुड जो है वो डेस्टिनेशन है, इंस्पिरेशन कौन है? 2 सवाल हैं, एक तो ये कि क्या डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, इसके बाद क्या शायान ने क्या करना है, और शायान का मेंटोर कौन है जिसको शायान लुक अप टू करता है? बाबा तो यकीनन होंगे, पर कोई और भी यकीनन होगा जिसमें ज़िंदगी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। मेंटोर तो वालिद साहब ही हैं और कोई एक मेंटोर नहीं है। मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में पहले एडिटिंग करता था, फिर कैमरा साइड पे आया, फिर अब डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो तीनों फील्ड्स के अलग अलग लोग हैं। मतलब जब मैं एडिटिंग किया करता था तो उसमें मेरे मेंटोर मेरे वालिद साहब, क्योंकि उन्होंने हर लिहाज से मुझे हर चीज़ का शऊर दिया कि अगर तुम ऐसे एडिट करते हो, टाइमिंग किसे कहते हैं, जब आप कटिंग बना रहे होते हैं तो उसके अंदर अब टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना होता है। जस्ट लाइक जैसे मैं बात कर रहा हूँ और आप रिएक्शन दे रही हैं, राइट, ये टाइमिंग है। इस टाइमिंग को हमने एडिटिंग के अंदर सिमुलेट करना था, तो वो मेंटरशिप मेरे वालिद साहब की थी। फिर जब मैं कैमरा साइड के ऊपर आया तो उसमें बिलाल लशारी और लूक रॉशलो, इन दोनों ने मुझे बहुत धक्का दिया। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि बिलाल ने मुझे बिठा के पेपर के ऊपर मुझे वो फॉर्मूलाज लिख के सिखाता था। तो मतलब एक वो, फिर अब डायरेक्शन की साइड पे अगर आ जाएं तो उसमें भी
मेंटोर तो मैं बिलाल को ही बोलूँगा क्योंकि हमेशा उसी के साथ मेरी ज़्यादातर तो इंटरेक्शन ये बात ठीक होगी अगर आपके बारे में कहूँ कि जिसने आपकी ज़िंदगी का पासा पलटा है वो बिलाल है, जिसने थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी को ज़रा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा चेंज कर बिलाल के वसीले से बहुत कुछ हुआ, यस। और जहाज पर के हॉलीवुड जाना जिस तरह आप कह रहे थे कि आपकी वाइब मैच करनी चाहिए, तो वो भी आपकी क्या बिलाल के साथ करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम 2009 से इकट्ठे काम कर रहे हैं और उसके बाद से बिलाल ने जब भी काम किया है तो मतलब हम लोगों ने इकट्ठे काम किया उसके ऊपर। वाइब भी मिलती है, प्लस हम लोग सेम पेज के ऊपर आने में टाइम बड़ा लगाते हैं। हम ये बड़ा मुश्किल काम है। हम डिसएग्री बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ। उसकी रीज़न ये है कि यार एक चीज़ अगर मुझे समझ नहीं आ रही है तो वो नहीं आ रही है। हाँ। तो और आपको या मुझे तो आप समझानी पड़ेगी। हाँ, या तो आप समझा दो, कन्विंस करो, कन्विंस कर लो। और मज़े की बात ये कि बिलाल भी कभी भी मतलब इस चीज़ को ऑफेंसिवली नहीं लेता। अगर वो उसको नज़र आई है कि यार ये बंदा चाह रहा है कि ये समझे, जेन्युइनली समझे, तो वो भी फिर सब चीज़ें छोड़ के उसको समझाएगा ज़रूर। तो ये उसकी एक बड़ी अच्छी बात। गोल नहीं बताया आपने, कहाँ जाना है, हॉलीवुड जाना है, क्या करना है, क्या नहीं, क्या पाकिस्तान फॉरएवर। उसकी रीज़न ये है कि इसी मुल्क ने पहचान दी है, इसी मुल्क में इज्जत मिली है। अगर सब कुछ मिलने के बाद इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाके काम करना है तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन शायद हर बंदा आपकी तरह नहीं सोचता। बहुत सारे लोग जिनको लड़कों को कैमरा पकड़ने का शौक होता है, यूनिवर्सिटी में वो कैमरा पकड़ भी लेते हैं, सीखना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब आगे उन्हें अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आना शुरू होता तो या तो वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, या फिर वो बहुत मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक के वो जाएंगे और जल्दी बहुत है और जाके वेडिंग फोटोग्राफर बन जाएंगे, वेडिंग फोटोग्राफर बन जाएंगे और कहेंगे कि इससे लाखों रुपए मिल रहा है तो कोई और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ना लोग कर रहे हैं। तो अगर आप वाली फील्ड में किसी ने आना है तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए उन लड़कों की बात कर रही हैं, वो जो लड़की नहीं जो DSLR लेते हैं और फिर लड़कियों को इकट्ठा करते हैं, आओ तुम्हारी तस्वीरें लो, मैं वैसे भी लड़कियों से वो एक होता है आपकी क्लास में एक लड़का। अच्छा देखिए, एक ये एब्सोल्युटली राइट, एक हमेशा एक होता है। आजकल के दौर में तो 2-3 होते हैं। उनकी तादाद बढ़ गई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन खैर, वेडिंग फोटोग्राफर्स के बारे में आपने बात की। वेडिंग फोटोग्राफी मेरी नज़र में एक बहुत ज़बरदस्त काम है, आर्ट है। देखिए मैं भी किया करता था और उसी वजह से मेरा हैंडलिंग जो है कैमरे की, उसमें मुझे फ़ायदा रहा। जब मैं सीखने के लिए आया कैमरे को तो उसमें मुझे फ़ायदा रहा, क्योंकि देखिए शादी के इवेंट, जब आप कोई फिल्म बना रहे हैं या आप ड्रामा बना रहे हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है। आपके पास गलती हो गया यार दोबारा कर लो, रीटेक कर लो, टेक 2 टेक 3 टेक 4, बहुत सारी गुंजाइश है आपके पास। लेकिन इवेंट्स में सब कुछ लाइव चल रहा होता है, उसमें गुंजाइश और आप ये नहीं कह सकते कि दुल्हन एंट्री दोबारा कर ले क्योंकि मैंने तो सही मुझे खांसी आ गई या मुझे धक्का लगा, ऐसा कुछ आप बहाना नहीं बना सकते। यू हैव टू बी ऑन स्पॉट परफेक्ट। तो वेडिंग फोटोग्राफी या वेडिंग इवेंट फोटोग्राफी वो एक बहुत अच्छा काम है और उससे बहुत इंसान सीख सकता है। जो मैंने जब मैं वेडिंग फोटोग्राफीज किया करता था तो उस टाइम पे मेरा फोकस इस चीज़ पे होता था कि यार कैमरा हैंडल करना है, कैमरा सीखना है, ये करना है, वो करना है। तो उसमें मैं मुख्तलिफ अपनी जितनी भी एक्सपेरिमेंटेशन होती थी मैं सारी उसमें करता था। एडिट की एक्सपेरिमेंटेशन भी मैं उसी के साथ किया करता था। मतलब ये बड़ी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं फील्ड में आया तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा दिया उन चीज़ों काम किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस हर काम में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो मतलब कोई एक मंजिल नहीं होती फिर किसी की। फिर आप इधर जंप करेंगे, फिर उधर जंप करेंगे, फिर उधर जंप करेंगे, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने फवाद के साथ काम किया, मतलब हार्ट थ्रो है पाकिस्तान के, कोई मज़े की बात बताएं ऑन द सेट आपके साथ हुआ मौला जट पे, कोई मज़े की बात हो आपको? हुआ तो बहुत कुछ है मौला जट की, वो भी 2.5 घंटे की स्टोरी की पूरी 2.5 साल की पूरी स्टोरी है। फवाद के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मतलब उस बंदे ने जान मारी है इस फिल्म के अंदर। मैं ज़्यादा इस वजह से उसके बारे में यूँ कहता हूँ क्योंकि एक तो डायबिटिक हैं फवाद खान, और वेरी हैवी डायबिटिक। लेकिन जब हम एक्शन शूट कर रहे होते थे तो उनको चोटें लग रही होती थी, और एक डायबिटिक के लिए चोटों का लगना यू नो कितना खतरनाक है। फिर उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने वेट भी अपना बढ़ाना था, उस वजह से भी उनकी तबीयत ख़राब रही। लेकिन ही नेवर गेव अप ऑन एनीथिंग। उसने कहा कि नहीं यार, इफ वी आर डूइंग दिस वी शुड डू दिस राइट। तो ये बड़ा कमेंडेबल था फवाद की तरफ से कि मतलब चोटें भी लग रही हैं और शुगर की वजह से मतलब वो लथार्जी भी हो जाती है, कभी कभार बंदा रह जाता है, नहीं काम कर रहा होता, लेकिन वो सब चीज़ों को उठा के साइड पे रख के ही वॉज ओनली फोकस्ड एट वर्क। तो वो एक ड्राइविंग फोर्स थी सेट के ऊपर फवाद खान की,
जब हम फवाद खान को देखते थे कि यार वो बंदा लो फील कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एनर्जी नहीं खत्म हो क्या रही। बात है। तो मतलब उसको देख के बहुत लोग उठ जाते थे अपनी अपनी जगहों से कि नहीं यार हम भी करेंगे। इसको हेडलाइन बना दें, इन्होंने हमजा की बात नहीं की, हेडलाइन बना दें इसको। इन्होंने सिर्फ फवाद की बात की है। देखिए आपने मुझसे फवाद का पूछा, ये हम और ऐसे आप ही करते हैं, उनको हम फंसा ऐसे रहे ही हैं। कंट्रोवर्सीज पैदा करते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में you चाहेंगे so आप much, कुछ कहें शायान। हमारे ऑडियंस से, क्योंकि यकीनन आप जहाँ पर हैं हर कोई चाहता है वहाँ पर पहुँच जाए। जैसे अलीमा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, हर कोई ये नहीं चाहता कि चल कर जाए, सब चाहते हैं कि एक जंप पड़े और वहाँ पे फौरन प्लेट पहुँच में जाए चीज़ें और सब आपको प्लेट मिल में जाए। रख के मिल जाए। क्या कहेंगे आप? कि मैं यही कहूँगा कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द Wins the रेस, race। और पेशेंस रखें। किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक आप लकड़ी का काम करते हैं या बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, थोड़ा सा सब्र रखें। जहाँ पे आपने पहुँचना, इफ़ यू रियली वांट इट, तो आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे इफ़ यू हैव पॉजिटिविटी। और दूसरा, उन लोगों के लिए जो कैमरा फील्ड के अंदर आना चाहते हैं या कैमरा सीखना चाहते हैं, इफ़ यू हैव अ मोबाइल फ़ोन और उसके अंदर कैमरा है तो आज से एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे आपका अपना स्किल पॉलिश होगा उससे। जबरदस्त। अल्लाह करे कि एनर्जी हमेशा आपकी ऐसी ही रहे। आमीन और आप आमीन। ऐसे ही थैंक यू सलामत सो रहें। मच फॉर कमिंग। वैसे तो आपको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमें बहुत मजा आया आपसे बात टाइम निकाला हमारे लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फ्यूचर। अल्लाह करे कि हम आपका नाम हर जगह पे देखते रहें और पाकिस्तान में ही देखें। पाकिस्तान की जितनी अच्छी अच्छी मूवीज आए उन सब में आप और मौजूद सिनेमेटोग्राफी से वो चेंज होकर डायरेक्टर हो जाए और पाकिस्तान के माइनस डायरेक्टर में आपका नाम हो। समडे इंशाल्लाह। Thank you so much. आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोशिश करें कि दिन में कोई एक ऐसा अच्छा काम कर लें कि जब रात को बेड पे लेटें और उसके बारे में सोचें तो आपको बहुत अच्छा लगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।